हेमंत शर्मा है। मैं स्कूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स में कैड कैम इंचार्ज हूँ, यहाँ पर कैड कैम देखता हूँ। तो हम जानेंगे वैसे भी कैड कैम आगे क्या होता है इस सेशन के थ्रू आउट, आपको पता लग जाएगा जिन लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसके थ्रू हम जब चलेंगे तो हमारा ये पर्टिकुलर एजेंडा रहेगा कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मैं आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूंगा थ्योरी के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पर प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपका कुछ बातें के बारे में जानना जरूरी है कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है क्या, ताकि आप जब प्रैक्टिकल हमारा चले तो उसमें आप अच्छा ग्रास्प कर सकें कि भाई स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है और उसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे हमारी लैब में, तो वो आपको पता चले। तो स्टार्टिंग हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये एक्चुअली है क्या, इसके बारे में करंट जो सिनेरियो चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में वो क्या है, इसका स्टेटस क्या चल रहा है, कितने लोग मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ पर इंडिया स्टैंड करता है वर्ल्ड में, ये सब हम देखेंगे। इसके बाद स्कोप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के फर्दर जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है इंडिया के पास में वो क्या है, उन पे हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा स्कूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स है जहाँ पर अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली हम किस तरह से स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को प्रैक्टिकलाइज कर पा रहे हैं प्रेजेंटेशन में। जिन लोगों को नहीं मालूम है, जिन लोगों को मालूम है वैलेंट ग्रुप बहुत अच्छा है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले मेनली स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसके बारे में इसका जो एजेंडा रहेगा जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है बेसिकली, या फिर उसके बाद जो हम कवर करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जो करंट सिनेरियो चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में उसका क्या सिनेरियो है अभी करंट में, क्या मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ स्टैंड कर रहा है इंडिया। इसके बाद हम देखेंगे स्कोप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया की जो पर्टिकुलर फ्यूचर स्कोप है इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा स्कूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स है जिससे हम अभी प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी राइट नाउ जहाँ पर मैं बैठा हूँ, जहाँ से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका क्या रोल है, हमारे स्टूडेंट्स किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपको ज्यादा लॉन्ग नहीं रखूंगा थ्योरी के अंदर, लास्ट में हम एक प्रैक्टिकल सेशन रहेंगे जिसमें हमने जो भी कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे उसे इंप्लीमेंट करते हुए बताएंगे कि किस तरह से हम एक मेटेलिक टेप होल्डर पार्ट रहेगा उसके डेवलपमेंट के थ्रू स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले आपके मन में यही क्वेश्चन उठता होगा कि व्हाट इज स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है क्या। ठीक है, तो हम इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझेंगे। ठीक है, एनालॉजी ये है कि आप सबने बिक्सबी जो स्मार्ट होम है, बिक्सबी का जो ऐड आता है स्मार्ट होम, वो आपने सबने देखा होगा। ठीक है, बिक्सबी क्या है, बिक्सबी एक सैमसंग का जो हमारा वॉइस इंटरफेस है, जैसा कि एप्पल का सीरी होता है वैसा बिक्सबी सैमसंग का इंटरफेस है। तो उसका एक स्मार्ट होम ऐड आता है, वो आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको ब्रीफली बता देता हूँ। इसमें यूजर जो होता है वो अपने फोन से, उनकी वॉशिंग मशीन में कपड़े पहले से पड़े होते हैं तो वो अपने फोन से वॉशिंग मशीन को एक्सेस करता है। ठीक है, वहां से उसे टर्न ऑन करता है वॉइस कमांड से या फिर बटन के थ्रू जैसे भी एक्सेस करता है, और डायरेक्टली वॉशिंग मशीन को वहीं से कमांड देता है तो वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद यूजर आराम से अपने कमरे में घूमता है या फिर जो भी उसे करना है वो करता है। उसके बाद में जैसे ही वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने खत्म हो जाते हैं या उसका टास्क पूरा हो जाता है तो वॉशिंग मशीन से एक फीडबैक मैसेज आता है वो सबके स्मार्टफोन पे कि भाई जो उसका टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है और आप नेक्स्ट टास्क क्या करवाना चाहते हैं, तो वो उसके बाद अपने ओवन को एक्सेस करता है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि आपके पास जितनी भी मशीनरी सेटअप वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। आपको ये नहीं करना है कि हर मशीन में जाकर बटन दबाना है, ठीक है, इसको ऑन करना है, इसको ऑफ करना है, इसको ऑन करना है, इसको ऑफ करना है। वो आपस में कम्युनिकेट करती है और ये देखती है कि उनके पास कौन सा टास्क नेक्स्ट असाइन है, वो अपने आप उस टास्क पे स्विच हो जाती है। अच्छा, जिन लोगों ने ये ऐड नहीं देखा उन लोगों ने श्योर सबने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी सब लोगों ने। तो टर्मिनेटर मूवी में आप सबने जो सेल्वेशन पार्ट है उसका फोर्थ पार्ट आई थिंक बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। तो सेल्वेशन पार्ट में क्या होता है कि जो जो वहाँ की टर्मिनेटर की जो फैक्ट्री होती है उसमें हमारा जो जॉन कॉनर जो एक्टर होता है वो जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो टर्मिनेटर बनते हैं उस फैक्ट्री पर आपने ध्यान से देखा हो तो वहाँ पर जो ऑटोमेटिक फैक्ट्री होती है, फुली ऑटोमेटिक फैक्ट्री होती है, इसके अंदर कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेटर एक कन्वेयर लाइन के ऊपर चलते रहते हैं, कोई मशीन उनकी आग इंस्टॉल कर रही है, ठीक है, इंफ्रारेड आई वो इंस्टॉल करती है, कोई इसका लिम्ब इंस्टॉल करती है। इस तरीके से फैक्ट्री काम करती है। और जब उन्हें पता चलता है फैक्ट्री अपने आप सेंस करती है कि भाई जॉन कॉनर जो यहाँ पर इस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने आया हुआ है, तो वहाँ पर एक टर्मिनेटर को डिप्लॉय भी करती है उसे किल करने के लिए। तो ये कुछ कुछ बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, अब जिन लोगों को टेक्निकल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पसंद है, जिन लोगों को टेक्निकल में समझ आता है, तो उनको समझा देता हूँ कि जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नंबर 4 है। इसे हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, जैसा कि हमने 12th में हमारी बुक्स में पढ़ा हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ था ब्रिटेन के अंदर, उसके अंदर हमने स्टीम एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज किया था, हाइड्रो पावर और स्टीम पावर का हमने यूज किया था। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया तो हमारी प्रोडक्शन लिमिट और भी ज्यादा बढ़ गई। थर्ड में हमने ऑटोमेशन पे स्विच किया, थर्ड इंडस्ट्रियल से, तो वहां पर और ज्यादा हमारा डेवलपमेंट हुआ। फोर्थ जो हमारा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, वो है हमारा साइबर फिजिकल सिस्टम। साइबर फिजिकल सिस्टम मतलब आपकी मशीन्स हैं उनके अंदर ही कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिए गए, लाइक टर्मिनेटर, लाइक योर बिक्सबी डिवाइसेस, या फिर आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसके तरह आपके कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिए गए। ये सारी मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। इनके 3 मेजर एस्पेक्ट होते हैं, जो अगर आपकी कंपनी में 3 एस्पेक्ट है तो ये समझ लीजिए कि आप भी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं।
ठीक है, सबसे पहला होता है क्लाउडिंग। अगर आपका डाटा कहीं सेंट्रल सर्वर पर स्टोर है तो उसे हम क्लाउडिंग कहते हैं। जैसे कि आज के डेट में हम यूज करते हैं गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आपका सारा डाटा गूगल ड्राइव में स्टोर होता है। तो आप चाहे इंडिया में बैठे हो, आपका लैपटॉप कहीं भूल गया और आपको कहीं ब्रिटेन में जाना है किसी काम से, तो आप वहां जाकर गूगल ड्राइव के थ्रू अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं बिना आपके लैपटॉप को यूज किए हुए। इसे हम कहते हैं क्लाउडिंग, सेविंग योर डाटा ऑन इंटरनेट और एक्सेसिंग इट एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। दूसरा पार्ट होता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसमें क्या होता है, जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, वो एक दूसरे से बात करते हैं इंटरनेट के थ्रू, क्लाउड के थ्रू, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और फीडबैक लेते हैं। अगर एक डिवाइस का काम कंप्लीट हो गया तो दूसरे डिवाइस का काम अपने आप चालू हो जाता है जो उससे कनेक्टेड है। तीसरा ऑफ कोर्स का एस्पेक्ट होता है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, जब आपका डाटा यहाँ से वहाँ फ्लो कर रहा है, क्लाउड पे काफी ज्यादा डाटा अमाउंट में इधर से उधर फ्लो कर रहा है, तो भाई साइबर सिक्योरिटी ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि आज की डेट में हैकिंग बहुत ज्यादा प्रोन हो गई है। तो इन चीजों से बचाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को हम साइबर सिक्योरिटी इंपोर्ट करते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलकर, क्लाउडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सिक्योरिटी, मिलकर हमारा पूरा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से काफी लोगों जो टेक्निकल लवर होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा इस चीज से। अभी भी जिन लोगों को समझ नहीं आया तो उनके लिए हम एक वीडियो प्रेजेंट करेंगे। उस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि भाई स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक फैक्ट्री के अंदर कैसे एम्प्लॉय होता है। तो आप देखिए इस वीडियो को और समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा, मैं आपको बात बीच बीच में एक्सप्लेन करता जाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं आपके स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, हम वीडियो में देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इनको कि क्या होता है ये सब, एडेप्टिव प्लानिंग क्या होता है, इसी के अंदर हम वीडियो के अंदर समझेंगे इस चीज को। ठीक है, इन सबको मिला के एक स्मार्ट फैक्ट्री बनती है और वही स्मार्ट फैक्ट्री के अंदर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये वीडियो भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा जिन लोगों को भी समझ में नहीं आया अभी भी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए, आप फैक्ट्री में देखिए, आप एक भी ह्यूमन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, सारी मशीनें ऑटोमेटिक काम कर रही है। अब आता है हमारा ऑटोमेटेड प्रोडक्शन। इसके अंदर होता है कि जो भी रोबोट्स हैं वो यहाँ से मटेरियल उठा के मशीन के अंदर लोड करेंगे, मशीन अपना काम पूरा करेगी और वापस से मटेरियल अनलोड होकर अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। इसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्टेप कंट्रोल प्रोडक्शन। कंट्रोल प्रोडक्शन जैसा मैंने बताया कि सारा डाटा पर क्लाउड पे स्टोर होता है। तो ये जो यहाँ पर बंदा बैठा हुआ है इसके पास एक क्लाउड कंट्रोल है, तो ये मशीन को बता रहा है कि आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, फर्दर टास्क क्या है, तो मशीन यहाँ से एक्सेस करनी है अपना सारा डाटा। इसके बाद ऑटोमेटेड ऑर्डर एंड प्लानिंग, आपको कहीं से रॉ मटेरियल मंगाना है या फिर कहीं पर मटेरियल डिस्पैच करना है, तो उसका जो कोड है वो कहीं से जनरेट होकर आ रहा है, आपके क्लाउड पे आ रहा है और क्लाउड से आपकी मशीनों को ऑर्डर मिल रहा है, तो मशीन वहां पर आपकी सप्लाई पहुंचा रही है अपने आप और वहां से वापस सप्लाई को एक्सेस कर रही है। तो इसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड ऑर्डर एंड प्लानिंग। ये सारा काम क्लाउड से और आईओटी के जरिए हो रहा है। यहाँ पर एक भी ह्यूमन यहाँ पर कोई स्विच दबा नहीं रहा है, कुछ प्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, मटेरियल ऑर्डर एंड सप्लाई जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसका, उसमें भी सेम सिमिलर यही कंसेप्ट है कि आपका जो मटेरियल, जो रॉ पूरा फर्निश मटेरियल बन चुका है, उसको आपको मार्केट में एक्सपोर्ट करना है या कोई आपको मार्केट से एक्सपोर्टेड मटेरियल यहाँ पर लेके आना है, तो वो सारा क्लाउड में आपके पास नीड जाएगी, वहां से आपके कोड्स जनरेट जाएंगे और कोड्स के थ्रू आपको बाहर तुरंत ईमेल चला जाएगा किसी वेंडर कंपनी के पास में, वहां से आपके मटेरियल सप्लाई कर देगी। तो ये होता है आपका मटेरियल ऑर्डर एंड सप्लाई। अभी तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है। यही स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है कि हमें अपना टाइम बचाना है, हमें बटन नहीं दबाना है, हमें अपना टाइम बचाना है, हमें जितना हम एक दूसरे अपने आप को फास्ट कर सकते हैं करना है। अब प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सपोज कोई मशीन आपकी चलते चलते खराब हो गई, तो मशीन का जो फीडबैक मैकेनिज्म होगा खुद से मेंटेनेंस रिपोर्ट जनरेट करेगा, भाई हमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी मेंटेनेंस, या तो मशीन अपना खुद का मेंटेनेंस कर सकती है तो खुद का मेंटेनेंस कर लेगी इस टाइम में शट डाउन होकर, या फिर कोई भी रोबोट जो उसका मेंटेनेंस करेगा वहां पर पहुंच जाएगा। और एडेप्टिव प्लानिंग ये होती है कि आपका जो टास्क है, सपोज आप अभी एक मोटरसाइकिल बना रहे हैं, कल कुछ दूसरी चीज बना सकते हैं, तो आपके पिछले टास्क के नए टास्क में क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो सारी चीजें मशीन फीडबैक देके क्लाउड पे स्टोर कर देगी, तो उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट टास्क प्रिपेयर होगा। तो ये हमारे फैक्ट्री के अंदर इस तरह से आपका ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग या फिर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं वो चलती है, वो मैंने आपको दिखाया। आई थिंक अब तो सब लगभग सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई थिंक तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। भाई मैन्युफैक्चरिंग जो चल रही है इंडिया के अंदर, उसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया जो अभी हमारा ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें जो हमारी 5th पोजीशन इंडिया की जीडीपी के थ्रू, ठीक है, तो 5th पोजीशन पे इंडिया है। अभी हमने करंटली फ्रांस और यूके को पछाड़ के 5th पोजीशन हासिल कर ली है, हमसे आगे केवल 4 देश हैं। ठीक है, तो अभी ये सब रॉ डाटा है, मैं आपको जस्ट एक लैंडमार्क्स बताऊंगा थोड़े बहुत कि भाई इंडिया ने क्या क्या अचीव किया, तो उन लैंडमार्क्स के जरिए आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि इंडिया ने अभी फिलहाल में क्या अचीव किया है। तो अभी मेनली डिस्कस करते हैं कि जो हमारा आईसीएफ कोचेस आप सबने देखे होंगे, आप सबने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, तो जो नीले कलर के जो कोच आते हैं जो जनरली हमारी सारी ट्रेनों में मिलते हैं, उन सबको हम आईसीएफ कोच कहते हैं। तो आईसीएफ कोच की जो फैक्ट्री हमारी चेन्नई में सिचुएटेड है। तो अभी आईसीएफ कोच की फैक्ट्री ने जो करंट हमारा ईयर था 2019, उसमें चाइना से ज्यादा कोच एक साल के अंदर प्रोड्यूस करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा कोच मैन्युफैक्चर करने वाली कंट्री बन गए हम वर्ल्ड में। दूसरा अगर हम डिस्कस करें तो जो हमारा सैमसंग का प्लांट, आप सबको पता होगा, नोएडा में सैमसंग का जो प्लांट लगा हुआ है इंडिया के अंदर, जो सैमसंग का प्लांट था वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो वो इंडिया के अंदर अभी करंटली वर्किंग कर रहा है। और भी हम अगर डिस्कस करें तो हाइपर लूप का नाम आप में से किसी लोगों ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, तो मैं बता देता हूँ कि हाइपर लूप एक स्पेशल टाइप की ट्रेन है जिसका कॉन्सेप्ट इलॉन मस्क ने दिया है।
तो वो जो ट्रेन है वो ट्यूब के अंदर ट्रैवल करती है और वो काफी फास्ट तरीके से ट्रैवल करती है, क्योंकि वहां पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, ट्यूब के अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं होती है और ट्रेन काफी फास्ट जाती है। तो उसकी जो स्पीड है करंटली वो है 160 किलोमीटर इन 35 मिनट्स। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट यूएसए के बाद में, सऊदी के बाद में तीसरा कंट्री इंडिया है जिसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है मुंबई में, पुणे से मुंबई के बीच में हाइपर लूप प्रोजेक्ट। इसके अंदर 800 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, इंडिया के अब्रॉड के दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और वो सारा काम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से हो रहा है। ठीक है, और भी अगर हम डिस्कस करें तो जैसे कि हम इंडिजिनाइजेशन की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, तो हमारा जो कावेरी क्लास सबमरीन है, ठीक है, वो एक ऐसा सबमरीन है जिसका एक एक पार्ट, चाहे छोटे से छोटा बटन से लेकर बड़े से बड़ा हैंगर, सारा का सारा इंडिया में बना हुआ है। एक एक पार्ट हमने इंडिया में डेवलप किया है बॉम्बे डॉकयार्ड पे। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा हाइप चल रही है चाइना और इंडिया वॉर में, S-400, तो देखिए S-400 एक अलग जगह है, लेकिन अगर हम अपने खुद के डिफेंस प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि आकाश डिफेंस सिस्टम, तो वो भी S-400 कंपैरिजन में कम नहीं है। वो भी उतने ही लगभग टारगेट डिटेक्ट कर सकता है, लॉक कर सकता है और फायर भी करने की पावर रखता है, बस उसकी रेंज थोड़ी कम है तो उसका हम काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा कोई प्रेजेंट सिनेरियो था मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में, तो आप लगभग समझ गए होंगे कि इंडिया का कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया काफी आगे और काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो लोग डाटा पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि नहीं सर हमें तो डाटा चाहिए, हमें तो आप डाटा के फॉर्म में बताओ, तो मैं डाटा के फॉर्म में बात करना चाहता हूँ कि जो हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसका फर्स्ट फेज था, उसका डाटा मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ, जिसमें हमारे जो ट्रेंड कैंडिडेट्स थे उस ईयर में, करंट ईयर में, वो 19.85 लाख थे। उनमें जो हमारे करंट प्लेसमेंट्स थे वो 2.62 लाख थे। ये था जब हमने स्किल को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, जब हमने स्किल एजुकेशन पे जोर नहीं दिया था। लेकिन अगर हम अभी का डाटा देखते हैं, हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 जो नेक्स्ट फेज का अगर हम डाटा देखें, तो उसमें हमारे 52.12 लाख जो ट्रेन कैंडिडेट्स है, उनके अंदर 12.60 लाख को प्लेसमेंट कर दिया गया स्किल में ट्रेन करके। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, तो ये डाटा की बात होगी, जिन लोगों को डाटा पसंद है वो डाटा में डील कर सकते हैं, देख सकते हैं इसे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो भाई स्किल के अंदर ह्यूज रिक्वायरमेंट बढ़ी है इंडिया के अंदर, स्किल की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है इंडिया में। ठीक है, और बहुत ज्यादा कंपनीज जो इंडिया में है वो स्किल लोगों की डिमांड कर रही है। तो हमें अपना फैशन जिस तरह से हम पढ़ते हैं, जिस तरह से हम ट्रेनिंग करते हैं, उसे बदलना होगा, हमें स्किल्स में आना पड़ेगा। तो ये सब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, स्कोप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। भाई इंडिया के अंदर क्या है स्कोप मैन्युफैक्चरिंग का, तो देखिए स्कोप का मतलब हम डिस्कस करते हैं कि भाई फ्यूचर में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसका स्कोप क्या है, या फिर स्किल्स का स्कोप क्या है, कि स्किल कितना ऑक्यूपाई कर लेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम को, या फिर कहाँ वो स्टैंड करेगा एजुकेशन के कंपैरिजन में, हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें जैसे अभी हमारा कोविड-19 जो रिलीफ फंड जो गवर्नमेंट ने अभी जस्ट रिलीज किया है, तो आपने देखा होगा कि जो अमेरिका है, आपको ऑफकोर्स आपने देखा होगा, सबने न्यूज में, हम सब घर पे थे उस वक्त, लॉकडाउन चल रहा था, तो आप सबने देखा होगा कि जो अमेरिका के बाद सेकंड इंडिया ऐसी कंट्री जिसने सबसे बड़ा कोविड-19 रिलीफ फंड दिया है, अमेरिका के जस्ट बाद, जबकि हमारी उनकी जीडीपी में काफी अंतर है। उसमें भी अगर आप गौर करें तो 20 लाख करोड़ जो सबसे बड़ा अमाउंट है उस बजट का, वो गया है सीधा सीधा एमएसएमई सेक्टर में। अब एमएसएमई सेक्टर क्या है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो स्किल्स में डील करता है। तो आप सोचिए अगर इतना पैसा गवर्नमेंट किसी सेक्टर को दे रही है, जो जीडीपी लगभग 10% हमारी टोटल जीडीपी का, इतना बड़ा बजट अगर वो किसी सेक्टर को दे रही है, तो आप समझिए कि स्किल सेक्टर कहाँ बूम करेगा आने वाले टाइम पे। आने वाले टाइम में ये सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी और केवल स्किल सेक्टर का दबदबा रहेगा। दूसरी बात अगर हम करें जैसे कि डिफेंस, अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 2022 तक डिफेंस को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देंगे। जैसे हमारा मिशन चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, वो डिफेंस को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देंगे। अब डिफेंस की अगर हम करंट सीन देखें तो अभी हम 70 to 80 मिलियंस का बजट का जो सामान है वो इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, लाइक अमेरिका, लाइक रशिया, लाइक इसराइल, इस तरीके से। आप सोचिए कि अगर ये सारी चीजें 2022 तक यहीं बनेंगी तो यहाँ पर कितनी सारी फैक्ट्री सेटअप होंगी, और ये सारा 80 मिलियन जो पैसा जो बाहर जा रहा था वो यहीं लग जाएगा। तो इनफैक्ट हो सकता है कि हमारी सैलरीज बढ़ जाए और स्किल वालों के बल्ले बल्ले हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब करंट स्कोप है मैन्युफैक्चरिंग के स्किल्स में। और भी अगर हम आगे देखते हैं तो अभी देखिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है वो ये है कि अगर आप कोविड से पहले चाइना की सिचुएशन देखें तो वहां पर चाइना के अंदर क्या था कि भाई वो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था, वो सारी चीजें वहां पर लगभग वो वर्ल्ड की जीडीपी का 23% प्रोड्यूस करता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कोविड के 19 के बाद में जो चाइना की इमेज है वो काफी ज्यादा डाउनफॉल हुआ है उसका, और काफी कंपनीज वहां से भागने के विचार में। तो जिनका करंट डेस्टिनेशन है कंपनीज का वो है वियतनाम और इंडिया, दोनों कंट्रीज पे वो फोकस करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास में एक प्लस पॉइंट है कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो कंपनीज हमारी तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन कंपनीज की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है स्किल्स। अगर उन्हें स्किल्स एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे तो वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है वो स्किल्स पे खर्च होता है, ट्रेन करने में। तो अभी हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं वियतनाम से कि हम जो हमारी स्किल्स एम्प्लॉयमेंट है या हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, स्किल्स जो हमारे पर्सन है इंडिया के अंदर, वो 2.5% कम है वियतनाम के कंपेरिजन में। तो हमें इस सेक्टर में काफी तेजी से काम करना पड़ेगा कॉम्पीट करने के लिए। तो ये कुछ थे। इसके अलावा अगर हम फ्यूचर देखते हैं तो
अभी जापान ने चाइना से निकलने के लिए उसकी कंपनीज को, जब उनकी कंपनी से बोला कि हमारा तो काफी सारा पैसा इस चीज में लग जाएगा, तो उन्होंने एडिशनल $2 बिलियन का उनको फंड दिया कि आप वहां से इजीली निकल सकें और किसी दूसरी नई कंट्री में जाके अपना खुद का सेटअप लगा सकें। और अप्रोक्सीमेटली 1000 फॉरेन फर्म्स है जो इंडिया आना चाहती है, जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, मोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गई, एयरपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिफेंस हो गए, ये सारे इंडिया में आना चाहते हैं यहाँ के मार्केट को देखते हुए। तो आप समझ रहे होंगे कि स्किल्स की नीड कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर हम अभी बात करें कि भाई अगर हम जैसे चाइना को देखते हैं, सपोज कई लोगों को लगता हो कि चाइना हमसे बहुत आगे है, तो चाइना आगे ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी जानना है कि वो क्यों हमसे आगे है। रीजन हमें देखना पड़ेगा। तो रीजन देखिए, उनकी ग्रोथ में सबसे बड़ा रीजन होता है, डेवलपमेंट का रीजन है, वो है सेज। सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है, सपोज आपने एक बड़ी सिटी जितना एरिया रिजर्व कर दिया केवल इंडस्ट्रीज के लिए, वहां पर कोई भी अपनी बिल्डिंग बना कर रह नहीं सकता है, मार्केट नहीं हो, केवल इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज वहां पर रहेंगे। जैसे कई हमारे देश में कई एरियाज है, जैसे गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, चेन्नई में मोबाइल हब हो गया, ऑटोमोबाइल्स हब हो गया। तो ये सारा एरिया हम रिजर्व कर देते हैं, जिसमें गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के लिए सारी सुविधाएं देती है, जैसे कि इजी इलेक्ट्रिक सप्लाई, इंटरनेट कनेक्शंस, वाटर सप्लाई इजीली, या फिर अच्छे अच्छे रोड्स, ताकि वहां से हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें, ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये चाइना की डेवलपमेंट में इस चीज का बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि चाइना के पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिनकी शायद गिनती अराउंड अराउंड 55 है। और सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी चाइना के पास है, जो बीजिंग में है। तो कंपनीज वहां पर जाना इसलिए प्रेफर करती है, उनको सारी जरूरत की चीजें वहां पर मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर बहुत जल्दी अपना ध्यान खींचा है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि हमारे यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप कर रही है, जो काफी बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। उसके बड़े का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि लग्जमबर्ग का नाम आप सबने सुना होगा, एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यूरोप के अंदर। तो वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो हमारे लग्जमबर्ग से लगभग 2 गुना बड़ा होगा। तो अगर हम ये सारी चीजें सेटअप कर लेंगे, तो हो सकता है इंडस्ट्री इंटरेस्टेड रहे इंडिया में आने के लिए। यही सारी चीजें जो इंडस्ट्री को इंडिया में आने से रोकती हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सैड फिगर दिखाना चाहता हूँ, जो एक्सेप्ट मतलब बहुत ही सैड है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमारे इंडिया की कंपैरिजन में, कि जो हमारा इंडिया है, जिसका प्रोपोर्शन स्किल्ड मैन पावर में, वो है ओनली 4.69%। देख रहे हैं कितना सैड अमाउंट है ये। ठीक है, उसके कंपैरिजन आप यूएस को देखें 52%, यूके 68%, जापान 80%, जर्मनी 75% और चाइना, इनफैक्ट चाइना 24% है, लेकिन हमारा 4.69%। तो आप देख रहे होंगे कि हमें कितना ह्यूज गैप फिल करने की जरूरत है स्किल सेक्टर में। इसलिए गवर्नमेंट इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है स्किल्स पे। ठीक है, अब नीड फॉर स्किलिंग इन इंडिया, भाई आप में से कई लोग अभी भी ये सोच रहे होंगे कि भाई इसकी क्या जरूरत है, स्किल्स की, हमें स्किल सीखने की क्या जरूरत है, हम क्यों सीखे स्किल्स। तो मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी से समझाना चाहता हूँ कि स्किल सीखना क्यों जरूरी है। आप सबने सर्जिकल स्ट्राइक देखी होगी जो पाकिस्तान पे इंडिया ने की थी, उसमें जो कमांडो सिखाए गए, पैरा कमांडो, दिखने में कितने कूल लगते हैं, उनके सबके हथियार इतने कूल होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उनके पास नाइट विजन गॉगल्स और असॉल्ट राइफल्स और तरह तरह के हथियार होते हैं, सारे के सारे बहुत सारे अच्छे हथियार। ठीक है, उनको स्पेशल कितनी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, उनके पास कितनी अच्छी कार्स होती हैं, बख्तरबंद कारें होती है, और मिलिट्री कंपेरिजन में देखा जाए तो उनको काफी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। पर फिगर ये है कि अगर उनकी सारी फैसिलिटीज का अमाउंट मिला दिया जाए और उनकी ट्रेनिंग का कॉस्ट केवल निकाला जाए, तो ट्रेनिंग का कॉस्ट उनकी जो सारी फैसिलिटीज है उस कॉस्ट का 4 टाइम्स होता है। यानी कि इतना ज्यादा गवर्नमेंट उन पर खर्च करती है उनकी केवल ट्रेनिंग पर। ठीक है, उसके बाद भी अगर हम ये देखें वॉर में कि इंडियन मिलिट्री क्यों फेमस है, भाई यूएस के पास हमसे ज्यादा हथियार है, वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हथियार लेके हमसे चलते हैं, लेकिन इंडियन मिलिट्री क्यों फेमस है? इंडियन मिलिट्री से फेमस है उनके पास स्किल्स है, लड़ने की स्किल्स है। ठीक है, उनका सबसे ज्यादा खर्च होता है स्किल डेवलप करने में। तो हथियार ना भी ना तो अपने स्किल्स के दम पे लड़ सकता है। ठीक है, इट इज द स्किल्स दैट ओनली किल्स। यही सेम सिनेरियो हमारा अप्लाई होता है मशीनिंग के अंदर, या हमारी फैक्ट्रीज के अंदर, या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अगर आपके पास स्किल्स है तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी कंपनी सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च करती है वो अपने एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग पर खर्च करती है। ट्रेनिंग पे जो उनका सबसे ज्यादा टाइम और पैसा जो खर्च होता है, वो और किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से भी काफी ज्यादा है उनके एम्प्लॉइज को ट्रेन करने पर। तो अगर आप सोचिए कि आपके पास एक ग्रेजुएट है और एक स्किल्ड ग्रेजुएट है, तो कंपनी किसको पिक करना चाहेगी? ऑफकोर्स वो स्किल ग्रेजुएट को पिक करेंगे आपसे पहले। आप चाहे किसी भी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आए हो, लेकिन अगर आपको स्किल आती है, जिस कंपनी जो आपसे काम करवाना चाहती है अगर वो आपको आता है, तो सबसे पहले वो आपको पिक करेंगे उस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से पहले। तो ये हमारी नीड है, इसलिए हमें स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय थ्योरेटिकल नॉलेज के। लास्ट में मैं कंट्रीब्यूशन बताना चाहूंगा। तो सर ने काफी कुछ बताया था हमारे स्कूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्किल के बारे में। मैं आपको जस्ट 3 बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा, जिसके जरिए ये प्रूफ हो जाएगा कि क्यों जरूरत है स्कूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्किल जैसे आइडियाज की। जिस आइडिया को लेकर हम चल रहे हैं उसकी क्यों जरूरत है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 60:40। हमारे यहाँ 60:40 का रेशियो चलते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी का, यानी प्रैक्टिकल 60%, थ्योरी 40% ओनली, और वो भी वो थ्योरी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो 60 में क्या होता है कि आप देखिए, आप कोई भी नया कॉन्सेप्ट जो अभी अभी नया नया आया है उसको आप किताब में पढ़ के नहीं सीख सकते, क्योंकि किताबें बहुत देरी से अपडेट होती हैं, जबकि प्रैक्टिकल्स बहुत तेज अपडेट होते हैं। अभी जिस स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जर्मनी इसे 2014 में एम्प्लॉय कर चुके हैं अपनी कई कंपनीज में।
लेकिन हम अब स्टडी कर रहे हैं और पता नहीं किताबों में कब जाके आएगा। आज से क्या हो सकता है, मे बी 4-5 साल बाद किताबों में हमारे इंक्लूडेड हो हमारे कोर्स में। इसलिए हमें स्किल्स की ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि स्किल्स ट्रेनिंग मेनली बेस्ड होती है प्रैक्टिकल्स पर, प्रैक्टिकल्स बहुत तेजी से अपडेट होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो इंडस्ट्रियल एडेप्टेशन। भाई आप जो पढ़ रहे हैं वो आप किस लिए पढ़ रहे हैं? आप इंडस्ट्री में जाएंगे, अपना जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे, इसलिए पढ़ रहे हैं आप लोग। लेकिन सोचिए अगर आपको वो चीज सिखाई जाए जो इंडस्ट्री आज से काफी साल पहले करती थी और अब छोड़ चुकी है, अब वो नए तरीके अपना रही है, तो आपकी नॉलेज का क्या होगा? आपकी नॉलेज वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 3 साल के लिए जाते हैं, तो 6-6 महीने के गैप में जाते हैं। हम 6 महीने उनको यहाँ पर ट्रेन करते हैं, 6 महीने वो इंडस्ट्री में रह के आते हैं। तो 6 महीने में वहाँ पर जाके वो इंडस्ट्री के तौर तरीके सीखते हैं कि जो उन्होंने यहाँ सीखा है उसको वहाँ कैसे एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री से एकदम वेल टू डू अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एडिशनल उनके पास देखिए क्या प्लस पॉइंट है कि 6 महीने करके उनके पास 1.5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ गया है, वो भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अगर हमारे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलता है तो उसके ऊपर सीधा ठप्पा लगता है फ्रेशर, और फ्रेशर की वजह से कई कंपनियां उसे अप्रोच नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट निकलेगा उसका क्या ठप्पा उसके ऊपर लगेगा कि भाई ये वेल क्वालिफाइड है और 1.5 ईयर्स का इसके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। तो अगर कोई ग्रेजुएट खड़ा हुआ है और हमारे यूनिवर्सिटी है या इससे हमारी आइडिया से रिलेटेड कोई भी यूनिवर्सिटी है XYZ, उसका बंदा खड़ा हुआ है, तो कंपनी सबसे पहले उसे पिक करेंगी, क्योंकि आप कंपनी के पास पहले आ चुके हैं। इनफैक्ट आपको कोई कंपनी अगर मार्केट में पिक भी नहीं करेगी तो जिस कंपनी में आप ट्रेनिंग करके आए वो आपको सबसे पहले लेगी, क्योंकि आपको वहाँ का काम पता है और किस तरह से काम होता है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज इस पे काम करती है, जिसमें इंडिया में बहुत कम काम होता है, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं, बच्चे 18 साल की एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्या रीजन है कि वहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उनको फंड करती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं है। हुआ ये कि आप जैसे इंटर्नशिप्स पे जाएंगे तो वहाँ पर 6 महीने के लिए जब काम करेंगे तो इंडस्ट्री आपको पे करेगी। उस पे की वजह से आप अपना पूरा खर्चा यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो आपके माँ बाप का प्रेशर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये 3 पॉइंट मैं मानता हूँ कि सबसे बेस्ट है हमारी यूनिवर्सिटीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इसके अलावा एडिशनली बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि ये हमने अब तक लगभग 200 स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करके मार्केट में उतार दिया स्किल्स में, जो कि काफी अच्छा कमा रहा है। ठीक है, और अगर वर्सिटिलिटी देखें तो हम मेनली जो हमारा काम है वो कन्वेंशनल से हटके हम सॉफ्टवेयर बेस्ड ज्यादा हमारा काम है, जो क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारे मार्केट में तेजी से अपडेट होते हैं। कन्वेंशनल के जैसे कन्वेंशनल मशीनों से कंपेरिजन में सॉफ्टवेयर जल्दी तेजी से अपडेट होते हैं। तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से काम करना चाहते हैं। तो हमारी ये वर्सिटिलिटी के हम तरह तरह के सॉफ्टवेयर से काम करते हैं, जिसमें से एक सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन आपको दूंगा भी सही अभी, जो मास्टर कैम है। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ वो है वन मैन वन मशीन कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप इंडस्ट्री में जाएंगे, आपको वहाँ पर एक मशीन मिलेगी, आपके साथ कोई दूसरा बंदा नहीं खड़ा होगा। तो उसी सेम फैशन में आपको हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, आपके मशीन पे कोई 3-4 बंदे यहाँ नहीं खड़े होंगे, आपको सिंगल मशीन पे सिंगल बंदा रहेगा और आपको वही प्रेशर झेलना पड़ेगा जो आप इंडस्ट्री में झेलने वाले हैं। तो आप इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल फुल फ्लेज तैयार हो जाएंगे। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मैं ये पॉइंट डिस्क्राइब करने वाला था, होप कि आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम मेटेलिक टेप होल्डर हमारे प्रैक्टिकल सेशन में आ जाते हैं। कई लोग सो गए होंगे तो प्लीज जग जाए। ठीक है, तो हम अब प्रैक्टिकल्स देखेंगे, जो हमने इतना सारा थ्योरी पढ़ी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो ये सारा मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। जो ड्राइंग्स होती है हमारा फंडामेंटल होता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी टेप होल्डर की बेसिक ड्राइंग है। ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स जो ड्राइंग है वो हमारा पुराना तरीका हुआ करता था। हम ड्राइंग के फेवर में यहाँ पर नहीं जा सकते कि भाई ड्राइंग को हम किसी सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करा लें और उस पर काम करें, क्योंकि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम सॉफ्टवेयर को इन्वॉल्व करें, सॉफ्ट स्किल्स को इन्वॉल्व करें। तो उसमें ड्राइंग हमारी नहीं जा सकती। तो हमने इसका नेक्स्ट फेज क्या किया है, इसे हमने हमारे सॉफ्टवेयर में डेवलप किया है। ठीक है, मास्टर गेम जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कॉमन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बिल्कुल वर्ड टाइप सॉफ्टवेयर है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर पार्ट बनाया है और कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर लगाए हुए हैं। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, इसके कोड्स जनरेट कर कर, ठीक है, हम इसके कोड जनरेट करने वाले हैं। और बेसिकली मैं कोड जनरेट करके जिसके कोड्स बनेंगे, कोड्स का मतलब CNC मशीन को काम करने के लिए। अब जैसे मुझे इस सॉफ्टवेयर को अपनी मशीन से जोड़ना है, तो मुझे कुछ आउटपुट देना पड़ेगा उस मशीन को चलाने के लिए। तो मैं ये कोड फाइल जनरेट कर रहा हूँ उस मशीन में सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ से कोड फाइल जनरेट करूंगा और फिर हम डायरेक्टली आपको मशीन पे ले चलेंगे, ताकि आप मशीन पे पहले प्रैक्टिकली देखें हो क्या रहा है। उसके बाद हम वापस से सॉफ्टवेयर पे आएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि हमने वहां पर क्या किया है और सॉफ्टवेयर में उसको हमने पहले जनरेट कैसे किया था, ताकि आप इजीली और अच्छे से इस चीज को समझ सकें। ठीक है, तो हम ये फाइल जनरेट करने वाले हैं, कोड फाइल। किसी को अगर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम इसको बाद में पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हमने क्या किया है कि हम अपने कंप्यूटर में पहुंच गए और कंप्यूटर के हमने C ड्राइव में जाके जो हमारा फोल्डर है CNC M1, उसके अंदर जाके इस फाइल को हमने सेव कर दिया है। ठीक है, इसको मैं 1 नाम से सेव कर रहा हूँ और ये यहाँ पर हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो ये कोड्स अभी थोड़ी देर में इसका जो इंटरफेस है वो उसके कोड जनरेट कर देगा और मशीन के अंदर हमारे कोड पहुंच जाएंगे। तो हमारे कोड जनरेशन लगभग पूरा हो गया है। ये हमारी कोड फाइल है। ठीक है, तो ये कोड फाइल, इसमें हमारे कोड्स लिखे हुए CNC के, यही सेम कोड आपके मशीन में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये जो कोड है इनको अब जैसे कि मशीन वाला काम है तो हमारे सर इसमें एक्सपर्ट हैं, तो मैं ये स्क्रीन पे शेयर करना चाहूंगा मिस्टर अनिरुद्ध को। वो आपको बताएंगे कि मशीन्स पे इस पे किस तरीके से काम होता है। ठीक है,
So I welcome Mr. Anirudh. Hello everyone, my name is Anirudh Singh and I'm working here in BSDU since last 5 years in manufacturing skills and mainly मैं काम करता हूँ मशीनिंग सेक्शन के अंदर। जैसा कि आपको मिस्टर हेमंत ने समझाया कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, साथ ही साथ हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को कैसे BSDU में इम्प्लीमेंट करते हैं और हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए उसकी जो जर्नी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो किसी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर से स्टार्ट होती है, तो वो हेमंत ने काफी अच्छी तरह से समझाया आपको। अब उसको एक शेप देने के लिए हमें किसी ना किसी मशीन की जरूरत होगी, क्योंकि उसको हम सॉफ्टवेयर पे हर एक चीज नहीं बना सकते, क्योंकि फिजिकल चीज के लिए हम या तो मशीन को यूज करें या हम मैन्युअली कुछ काम करें। तो वो सेक्शन के अंदर मैं आपको लेके जाता हूँ, तो आपको हम सिखाते हैं कि हम BSDU में इसको कैसे फर्दर स्टेप देते हैं। ये है हमारे पास मशीन्स जिन पे हम काम करने वाले हैं। ये हमने VMC सेलेक्ट करी है, वर्टिकल मिलिंग हेड। ऐसी हमारे पास 4 मशीन्स है जो कि एमकोमेट है, ऑस्ट्रिया से मंगाई गई है सारी की सारी मशीन्स, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज मशीन्स है। और इसका नाम जैसा कि हम आपको हाईलाइट कर देते हैं, एमकोमेट मिल 250 है, जो कि एमको कंपनी से बनी हुई है। और ये इसका कंट्रोल पैनल है जो आपको सामने दिख रहा है कि जिसमें हम नॉर्मली डेटा कैसे इनपुट करें, हम प्रोग्राम को कैसे चेंज करें, हर एक चीज़ नोट्स वगैरह हर एक, मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं। तो हम सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को बताते हैं, क्योंकि अभी टाइम की लिमिटेशन होगी तो हम थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके बताएंगे आपको। ये मशीनिंग एरिया है जहाँ पर जो डिज़ाइन किया था मिस्टर हेमंत ने, जो आपको चीज़ बताई थी, उसको हम फिजिकली कैसे बना सकें। तो ये सारे के सारे इसके अंदर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो कि कंप्लीट एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने, कंप्लीट एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। बैक साइड में जाते हैं, जो चीज़ इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी वो है टूल्स। तो यहाँ पर हमारे पास 20 टूल की मैगजीन है, और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस मशीन है। 20 टूल की मैगजीन से मतलब इसमें 20 टूल लगा सकते हैं अलग अलग प्रोफाइल बनाने के लिए। यहाँ पर हमने वर्कपीस को लगा दिया है, और यहाँ पे सामने देख सकते हैं डिस्प्ले में प्रोग्राम चल रहा है। तो ये प्रोग्राम रन होगा और उसी के बेसिस पे क्या है, ये मशीन एक्ट करेगी। मैं बटन को ऑन करता हूँ, ये आपने देखा ऑटोमेटिकली, इसमें काफी सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं। अब ये जिस मैं टूल की बात कर रहा था, वो टूल धीरे 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 क्या करेगा, उस वर्कपीस को अप्रोच करेगा जो हमें बनाना है, जैसे कि टेप होल्डर को हमें बनाना है। और जो पहला स्टेप है वो है फेसिंग ऑपरेशन। तो उस ऑपरेशन को ये धीरे 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 परफॉर्म करेगा। मैं आपको थोड़ा क्लोज लुक बता देता हूँ इसके अंदर, देखिए। क्या थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं इसको हल्का सा आगे चलाता हूँ। तो इस तरह से ये क्या है, कंप्लीट हमने एक प्रोफाइल जनरेट करी थी। फिर उस प्रोफाइल को ये कंप्लीटली क्या करेगा, मूव करते हुए हर एक चीज इसके ऊपर से मटेरियल उठाएगा। अभी आपको मटेरियल, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जस्ट इसके ऊपर घूम रहा है, बट ये एक्चुअली कुछ ना कुछ मटेरियल इसका काट ही रहा है। इस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग स्किल के अंदर काम करते हैं। और ये पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मटेरियल यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो ये एक पहली स्टेप है। अब धीरे धीरे हम जब दूसरे टूल्स की तरफ जाएंगे तो हमें इसका धीरे धीरे शेप देखने को मिलेगा कि जो हम टेप होल्डर को जिसको हमने पकड़ा था वो एक छोटा मोटा शेप लेने लगेगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो लिक्विड जो जा रहा है, ये है, इसको हम कूलेंट बोलते हैं। कूलेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपने नॉर्मली हाथों को भी अगर रब किया हो तो हीट जनरेट हो जाती है, और ये जो है मटेरियल से मटेरियल रब हो रहा है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे रब हो रहा है, तो हीट जनरेशन होती है। इसके अंदर हमें चिप्स के साथ साथ स्पार्क्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कूलेंट को यूज करते हैं ताकि टूल सही रहे। अब जैसे पहला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा चेंज होगा टूल, आप देख रहे हैं इसके। तो ये ऑटोमेटिक सारा सिस्टम होता है जो कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाता है। ये सेकेंड ऑपरेशन है जो क्या है, कंटूरिंग। अब क्या है, कई सारे स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे के सारे क्या नई चीजें हैं, नई टर्म्स है आप लोगों के लिए, तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप फिर भी आप वीडियो को देखते हुए विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ किस तरह से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कैसे स्टार्ट होता है बनने के लिए। ये यहाँ पर टूल है, इस जगह पे ये टूल है जो कि मूव करे जा रहा है कंटिन्यूअसली, और ये कंप्लीट टर्न लेगा, जैसा कि एक पेरीफेरी के थ्रू इसके वर्कपीस के चारों तरफ चलेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ शेप लेने वाला है। थोड़े रिपीटेशंस ज्यादा होते हैं, ये कंप्लीट रन लेगा इसके अंदर। ये हर एक चीज हम स्टूडेंट को सिखाते हैं यहाँ पे स्कूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्किल के अंदर। जितनी चीजें मतलब कई इंडस्ट्री के लोग नहीं जानते, वो सब चीजें स्टूडेंट जान जाता है। और हर एक चीज, क्वालिटी से लेकर मशीनिंग से लेकर मशीन का मेंटेनेंस, हर एक चीज जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे सीखते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा क्लोज लुक दिखाऊंगा मशीन के अंदर एंटर करके, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि ये बनता किस तरह से है, क्या हम मशीन के अंदर चलते हैं।
कूलेंट वगैरह मैं ऑफ करूंगा इसको, सो आपको दिखाऊंगा कि ये एक एक ब्लूप्रिंट आपको दिख जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ बनने वाला है। क्योंकि लेंथी प्रोसेस है तो ये यहाँ पे प्रोग्राम चलते हुए देख सकते हैं आप कि प्रोग्राम के सारे ब्लॉक्स जो कि लाइन से सारी की सारी वो मशीन रेडी रीड करते हुए क्या करती है, इसको एग्जीक्यूट करती है पूरा। मैं थोड़ा यहाँ पे जो कूलेंट था इसको क्लीन करके दिखा देता हूँ आपको। और ये देखिए आप हल्का सा इसका आपको टेप होल्डर जो मिस्टर हेमंत ने बताया था वो आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसा कुछ शेप आने वाला है। तो बट ये क्या है कि एक 2 या 3 स्टेप लिए हैं हमने। अब ये ऑलमोस्ट 40-50 स्टेप्स लेके बनाएगा और इसमें दूसरी प्रोफाइल्स भी हैं। तो वो क्या जो थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो हम क्या करेंगे उसको सॉलिड वर्क्स पे या किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर देखेंगे। तो ये जो है मिस्टर हेमंत आपको बताएंगे फिर से, और फिर से हम एक बार मशीनिंग पे एक फाइनल प्रोडक्ट के थ्रू पे इसको देख पाएंगे। तो मिस्टर हेमंत ज्वाइन प्लीज। हेलो गाइस वंस अगेन। तो आपको सर ने बताया होगा कि अभी जैसे आपने मशीन्स पे देखा, तो मैंने आपको देखिए ये हमारा सेकंड थर्ड लास्ट स्टेप होता है, मशीन्स पे जाना हमारा लास्ट स्टेप होता है। लेकिन मैंने आपको पहले क्यों बताया वो स्टेप, ताकि आपको आइडिया हो जाए फिजिकली देख के कि हम सॉफ्टवेयर में एक्चुअली करने के वाले हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर में देख के काफी कुछ लोगों को कुछ कम समझ में आता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो अपने मशीन्स में देखा उसकी हमने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में कैसे की थी वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको सॉफ्टवेयर का अंदाजा हो जाएगा किस तरह से हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। देखिए जो फाइल आपने देखी थी वहाँ जो जी कोड्स आपने चलते हुए देखे थे, जो जी कोड्स आपके चल रहे थे सेम सिमिलर, वो वही जी कोड्स थे जो हमने यहाँ से जनरेट करके वहाँ की फाइल में सेव किए थे। तो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया, हमने हमारे यहाँ के जी कोड्स डायरेक्टली हमारे सर्वर पर अपलोड किए, मशीन ने उसी सर्वर से जी कोड्स देख के वहाँ पर अपनी प्रोसेसिंग चालू कर दी है। तो हम बेसिकली स्टार्टिंग से इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बेसिकली मास्टर कैम है। मास्टर कैम इंटरफेस बिल्कुल सिमिलर आपके वर्ड इंटरफेस जैसा होता है। तो ये आपका देखिए होम टैब जैसा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखते हैं, सिमिलर होम टैब है। ये वायर फ्रेम जिसके अंदर आप लाइंस रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, सेक्टर बना सकते हैं। देखिए हमारे पास टाइम कम है और उसकी क्लासेस काफी लंबी होती है मास्टर कैम की, तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। जिन लोगों को डाउट है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे। हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा मशीन चूज करने से। जैसे कि सर ने आपको बताया कि हम वीएमसी मशीन पे काम करने वाले हैं जो एक वर्टिकल मिलिंग मशीन है। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में भी यही काम करते हैं कि हमें ये पार्ट कौन सी मशीन पे बनाना है। तो हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर में जाके इस मशीन को चूज करते हैं जहाँ पर हम मिलिंग मशीन चूज करेंगे, जैसा कि आपको सर ने बताया था वहाँ पर, ठीक है। एक वर्टिकल मिलिंग मशीन, तो हमने यहाँ पर जो हमारी वर्टिकल मिलिंग मशीन है हमारे डिफॉल्ट में सेट, तो हमने उस डिफॉल्ट को चूज कर लिया। तो मशीन आपको यहाँ पर शो होने लगेगी, मशीन ग्रुप 1 ये आपकी मशीन है, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है कि आपने अपने वर्क पीस है उसको यहाँ पर असाइन कर लिया। अब आप इसका स्टॉक सेटअप करेंगे। स्टॉक सेटअप क्या होता है, देखिए बनाना हमें, हमारा एक्चुअली एंड पार्ट ये है, हमें इस चीज को डेवलप करना है, ठीक है, ठीक है। हमें एक्चुअली इस वर्क पीस को डेवलप करना है, ठीक है। तो डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रॉ मटेरियल लेंगे, इस तरह का रॉ मटेरियल। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो हम स्टॉक सेटअप में जाके, ये हमारा स्टॉक सेटअप होता है मशीन का, ठीक है। स्टॉक सेटअप होता है, स्टॉक मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल, इनिशियल जो रॉ मटेरियल होता है हमारा, उसके अंदर हम जाके स्टॉक को सेटअप करते हैं ताकि हमें कौन से पार्ट में से काट के क्या एंड प्रोडक्ट निकालना है वो हमें डिसाइड करते हैं। जो हमें इनिशियल पार्ट मिलने वाला है उसका डायमेंशन क्या है कि भाई वो वाई में 64 है, ठीक है। तो ये आपके वाई डायरेक्शन है, इसमें 64 लेंथ है, ठीक है। एक्स में 91 है, यानी एक्स लेंथ के अंदर ये 91 है, और जेड में 25 है। तो ये आपको इनिशियल मटेरियल मिलेगा, कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे अगर हम तो सॉलिड करके ओके कर देंगे तो ये आपका इनिशियल शेप रहेगा रॉ मटेरियल का, ठीक है। ये आपको इनिशियली मिलेगा, ठीक है। किस तरह का वर्क पीस आपके होगा इनिशियली, जैसे कि अगर मैं आपको पूरी तरह से दिखाना चाहूँगा इनिशियली आप क्या देख रहे होंगे, तो इनिशियली आप देख रहे होंगे इस चीज को, आपके पास केवल एक सॉलिड बॉक्स होगा, ठीक है। अब टूल आएगा यहाँ पर तरह तरह की प्रोफाइल्स काटेगा, उसके बाद में आपको अपना एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम इस जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है मशीन सेटअप, जो हमने अभी मैंने आपको करके दिखाया वो किस तरह की मशीन चाहिए। क्योंकि मशीन भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। लेथ मशीन होती है जो सर्कुलर पार्ट पे काम करने के लिए काम आती है, ठीक है। कई लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आ रही होंगी, तो ठीक है आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं थोड़ा और लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि भाई कैसे काम करती है। जो हमारी लेथ मशीन होती है वो हमारे सर्कुलर पार्ट्स पे काम करती है, ठीक है। यानी कि आपको सर्कुलर पार्ट, जैसे कोई सिलेंडर बनाना है, कोई आपको चूड़ी जो हम पहनते हैं, लड़कियां जो पहनती है हाथों में, वो चूड़ी आपको बनानी है, जिसे हम रिंग कहते हैं, वो बनानी है। कोई आपको डिस्क बनानी है, जैसे कि आपके सीडी ड्राइव में डिस्क होती है, वो डिस्क आपको बनानी है। तो ये सारा लेथ मशीन बनता है। लेकिन जो भी फ्लैट वर्क पीस होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं टेप होल्डर, जो मैंने आपको दिखाया था इनिशियली अभी, जो हमारा एक टेप होल्डर है, ऐसा अगर आपको कोई फ्लैट वर्क पीस बनाना है तो ये हमारा मिलिंग मशीन के ऊपर बनता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक मिलिंग मशीन चूज करनी पड़ेगी। तो यही हम मिलिंग मशीन यहाँ पर चूज करके चल रहे हैं, क्लियर। तो ये हमारा स्टॉक है, इनिशियल स्टॉक, इसको काट के हमें इस चीज को बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले मशीन चूज करेंगे, तो हमने मशीन यहाँ पर चूज कर लिया मिल डिफॉल्ट। उसके बाद मशीन के अंदर जाके हम स्टॉक सेटअप करेंगे। स्टॉक में आपको बेसिकली बताना पड़ता है कि आपका स्टॉक की एक्स वाई यानी लेंथ विड्थ हाइट क्या है,
तो आप यहाँ पर जैसे इनपुट करेंगे तो वहाँ पर स्टॉक अपने आप जनरेट हो जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जस्ट आपको एक इनपुट करना है यहाँ पर, ताकि आपके पास कौन सा स्टॉक अवेलेबल है इसके हिसाब से काम किया जा सके। आपने ओके किया, इसके बाद में स्टॉक यहाँ पर शोने लगा। लेकिन इसको थोड़ा विजिबिलिटी की फॉर्म में हम देखने के लिए, भाई ज़्यादा हमें यहाँ पर प्रोफाइल इजीली दिख सके, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, वायर फ्रेम में शो करते हैं। तो वायर फ्रेम यहाँ पर क्या करता है कि आपकी केवल एक स्टॉक की आउटर बाउंड्रीज को शो करता है। ठीक है, ये आपकी आउटर बाउंड्रीज है और ये आपका वर्क पीस है। तो हमें इस आउटर बाउंड्रीज यानी कि एक सॉलिड स्टॉक को काट के इस चीज को बाहर निकालना है। तो हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा, ये कोई बता सकता है? या फिर बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि हमें यहाँ पर टूल्स, जो आपने मशीन में टूल्स देखे थे जो सर ने लगाए थे, ठीक है, जो टूल्स हमारे पास थे वो हमें टूल सेटअप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टूल्स हम कैसे चूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप जैसे ही मशीन ले लेंगे उसके बाद में आपने अपना स्टॉक भी सेटअप कर दिया कि भाई मैंने स्टॉक भी पूरा ले लिया है सर। इसके बाद में आप क्या करेंगे, टूल सेटअप पे जाएंगे। तो टूल पाथ में आप जाएंगे, जैसे आप मशीन सेटअप करेंगे यहाँ पर टूल पाथ विंडो आ जाएगी। तो टूल पाथ के अंदर जाके जैसे आप टूल मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपने टूल्स मिल जाएंगे। कुछ लिस्टेड टूल्स होंगे, कुछ अनलिस्टेड टूल्स होंगे। तो ये हमने करंटली टूल्स लिए हुए हैं। लेना बहुत ही आसान है। यहाँ पर जाके आपको टूल्स को चूज करना है। सपोज मुझे 20 की एंड मिल चाहिए तो मैं फिल्टर में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 20 डालूंगा और यहाँ पर एंड विल सेलेक्ट करूंगा। एंड विल मैंने सेलेक्ट कर दिया। डायमीटर मुझे चाहिए 20 और मटेरियल कौन सा चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। HSS के आपको जैसे कि हाई स्पीड स्टील की आपको टूल चाहिए या फिर कार्बाइड का टूल चाहिए। तो जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर 20 की ये आ जाएंगी। फिल्टर एक्टिव करते ही हमने फिल्टर एक्टिव किया तो यहाँ पर 20 की फ्लैट एंड में लगी। तो इसको आप अपने करंट टूल, ये आपकी करंट टूल लिस्ट है, यानी आप जो मशीन में यूज करने वाले हैं वो टूल्स ये हैं। और जो कोई नया टूल लेना है तो आपको यहाँ पर लाइब्रेरी से लेना पड़ेगा। ये आपकी लाइब्रेरी है, ये जनरल लाइब्रेरी है। मास्टरिंग के अंदर बहुत सारे टूल्स इंस्टॉल होते हैं, उनमें से आपको कोई नया टूल लेना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाके ओके दबाना है। तो ये टूल आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे ये टूल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर जाके इसको डिलीट कर दूंगा। क्लियर? अब टूल्स दिखते कैसे हैं, जैसे कि अभी आपको सर ने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, आपने जो पहला स्टेप देखा था उसमें आपको फेस मिल दिखा था, जो टूल फेस मिल था। ठीक है, तो वो कैसा दिखता है तो आप यहाँ जाकर देख भी सकते हैं। देखिए यही शेप दिख रहा था आपको फेसिंग करते वक्त। फेसिंग एक ऑपरेशन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम ऑपरेशंस में आएंगे। तो अभी जो आपने पहला टूल जो CNC मशीन पे चलते हुए देखा था, इसलिए हमने सबसे पहले आपको CNC मशीन में भेजा था ताकि आप इजीली समझ सकें कि वहां पर हो क्या रहा है। तो ये हमारा पहला टूल था जहां पर आपने देखा था। क्लियर? तो ये पहला टूल था। इसके बाद में दूसरे टूल को जिस तरह से देखेंगे, जो हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टूल्स को हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टूल मैनेजर में आके सारे टूल्स को सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, सेटअप करने में क्या करना पड़ता है, किसी टूल को आपने यहाँ से पिक किया तो उसमें सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस टूल के अंदर जाना पड़ेगा, एडिट टूल करना पड़ेगा और यहाँ पर उसकी कटिंग डायमीटर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि भाई जो उसका कटिंग डायमीटर है, कटिंग डायमीटर ये होता है जहाँ से वो काट रहा है मटेरियल, वो कितना है, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया। सेकेंडरी डायमीटर जो उसका ऊपर वाला डायमीटर है, यानी इसका जो शोल्डर है उसका डायमीटर वो कितना है, वो आपने स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पर ओवरऑल लेंथ कितनी है, टूल की ओवरऑल लेंथ कितनी है, ताकि यहाँ पर हम ये सब क्यों डिफाइन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि एक्चुअली हमें एकदम मशीन जैसा एनवायरमेंट मिले। जैसा मशीन में काम हो रहा है वैसे हम सॉफ्टवेयर में एकदम करके एक एक एरर को देख सके, क्योंकि एरर कब पकड़ में आइए हमारी एक एक चीज पैरामीटर सही होगा। ठीक है, अगर वहां पर टूल कहीं चीज से टकरा रहा है या फिर कोलाइड कर रहा है या फिर कर्व मटेरियल काट रहा है, तो यहाँ पर अगर आपके टूल के डायमेंशन सही नहीं होंगे तो एरर पकड़ में नहीं आ पाएगी। तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट सही तरीके से टूल को डिफाइन करते हैं, एक एक पैरामीटर को सही डिफाइन करते हैं ताकि वहां पर हमारी एरर हमें पकड़ में आ सके। ठीक है, तो आपने इसके सारे पैरामीटर डिफाइन कर दिए। उसके बाद आप नेक्स्ट जैसे करेंगे तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि मशीन में आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़ी टरेट थी जिसमें टूल सारे लगे हुए थे। एक गोल टरेट थी जिसमें पीछे आपने सर ने आपको पीछे दिखाया था, जिसमें बहुत सारे टूल्स फिट थे जिससे टूल चेंज हो रहे थे। तो ये वो टरेट है। तो उसमें आपको बोल रहे कि भाई टरेट के अंदर, टरेट मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर टूल फिट किए जाते हैं। जैसे हम बात करें रिवॉल्वर की तो उसके अंदर जो मैगजीन रिवॉल्वर होता है हमारा, उसके अंदर गोली फिट की जाती है। सिमिलर इसी तरीके से CNC मशीन के अंदर भी एक गोली रिवॉल्वर होता है जिसे हम टरेट कहते हैं, उसके अंदर टूल्स फिट किए जाते हैं। तो ये हमारा टूल का नंबर है कि भाई कौन से नंबर पर हमारा टूल फिट है। ठीक है, लेंथ ऑफसेट क्या होता है कि भाई टूल की कुछ लेंथ भी होगी जो मशीन को पता होनी जरूरी है। तो वहां पर हम डालेंगे कि इसका लेंथ ऑफसेट की वैल्यू मशीन कहाँ से पिक करेगी, ये सब उसके ऑफसेट्स हैं। फिर हमारी कटिंग स्पीड आती है मेन। ठीक है, तो हमने टूल को हमारी कटिंग स्पीड दी है। भाई हर टूल की जो कटिंग स्पीड होती है, काटने की जो रफ्तार होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, कटिंग स्पीड क्या होती है, कटिंग स्पीड वो स्पीड होती है जिससे टूल रोटेट करता है। भाई टूल आपका कितना तेज रोटेट कर रहा है वो आपकी कटिंग स्पीड होती है। ठीक है, कितना तेज, जितना तेज रोटेट करे उतना तेज काटेगा, तो ये आपकी कटिंग स्पीड होती है। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करनी पड़ती है टूल के हिसाब से, मटेरियल के सिलेक्शन के हिसाब से कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है, चाहे वो एल्यूमिनियम है, MS है। ज़्यादा हार्ड मटेरियल पे हमें फास्टर कटिंग स्पीड देनी पड़ती है। ठीक है, तो टूल के जो आपके टूल के अंदर जो इंसर्ट्स हैं, टूल आपका किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे आपके प्री डिफाइंड डाटास होते हैं जो आपको डाटा बुक से मिल जाते हैं, या फिर हमें प्रैक्टिस करते करते काफ़ी चीज़ें याद भी होती है। तो हम यहाँ पर कटिंग स्पीड एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर जब आप एंटर कर लेंगे तो आपका टूल पूरी तरह से डिफाइन हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको एक टूल यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एडिट टूल करेंगे जैसे हम, तो ये एंड मिल है हमारा।
ठीक है। एंड मिल थोड़ा पतला टूल होता है फेस मिल के कंपैरिजन में। मैं आपको बताऊंगा कि एंड मिल का क्या यूज होता है, फेस मिल का क्या यूज होता है, कैसे काम करते हैं, हम एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेम पैरामीटर फ्लो हो रहा है कि आपको यहाँ भी कटिंग डायमीटर से एंटर करना है, ये कटिंग डायमीटर है, ठीक है, ये ओवरऑल लेंथ है इसकी। इसके बाद कटिंग लेंथ कितनी है, जो येलो है ये इसकी कटिंग लेंथ है, मतलब मटेरियल इसी लेंथ से कटेगा, इस लेंथ से मटेरियल नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर मटेरियल हमारा टकरा गया तो वो वहाँ पर कोलिजन शो कर देगा। मास्टर के आपको बताएगा कि आपका जो टूल है उसकी कटिंग लेंथ छोटी है, आपका मटेरियल कट नहीं रहा एक्चुअली, तो यहाँ पर मटेरियल आपका ओलाइट दिखाएगा। तो आपको कटिंग लेंथ अप्रोप्रिएट लेके चलनी पड़ती है, जितनी आपकी मशीन में एक्चुअल कटिंग लेंथ है उसके हिसाब से। और नेक्स्ट वही पैरामीटर जो हम डिफाइन करते हैं, कौन से नंबर पर डिफाइन है, इसका डायमीटर ऑफसेट, लेंथ ऑफसेट कहाँ पर है, और इसकी कटिंग स्पीड कितनी है। बेसिकली सारी चीजें हमने डिफाइन करी। और ऑफकोर्स जो हमारी स्पिंडल स्पीड है उसको हम डिफाइन करते हैं कि टूल को क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। देखिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है घूमने की, उसके हिसाब से काम करता है। जैसे मोटरसाइकिल को आपको रन करना है तो मोटरसाइकिल क्लॉकवाइज घूमेगी तो वो आगे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो पीछे जाएगी। तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में से घुमाना पड़ता है तब जाके। जैसे एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर की भी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है कि भाई इस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेटर को घुमाएंगे तो वो सही से काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो टूल के घूमने की भी एक डायरेक्शन है जिसकी वजह से वो काटता है, अदरवाइज वो काटेगा नहीं, केवल वो रब होगा। तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें सेट करते वक्त, ठीक है। तो हम इसे फिनिश करते हैं। तो ये हमारा टूल सेटअप वाला पार्ट था। इसमें हमने एक फेस मिल को सेटअप किया है, दो हमने एंगल लिए और एक थ्रेडिंग टूल लिया। अब थ्रेडिंग टूल आप में से कई लोग बोल रहे होंगे कि थ्रेडिंग टूल क्या होता है, तो थ्रेडिंग टूल मैं आपको दिखा देता हूँ कि थ्रेडिंग टूल किस लिए काम आता है। तो देखिए एडिट टूल हम जैसे जाएंगे तो थ्रेडिंग टूल कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। इसमें थ्रेड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। आपने कहीं में देखा होगा जो होल करते हैं तो उसके अंदर हम जब चूड़ी बनाते हैं, कॉमन लैंग्वेज में से जनरल लैंग्वेज में चूड़ी कहते हैं, चूड़ी बनाना। तो चूड़ी बनाने के लिए जो टूल यूज करते हैं हम घर में उसे हम कहते हैं थ्रेडिंग टूल, ठीक है। तो कोई होल है उसके अंदर हम चूड़ी घुसाएंगे, ये स्टूल को अगर घुसा के रोटेट करते हैं तो उसके अंदर चूड़ी बन जाती है, जिसे हम हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में थ्रेड्स कहते हैं और इसे थ्रेड मेकिंग टूल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थ्रेड मेकिंग टूल होता है। इसको भी हमने सेम सिमिलर तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है, वही तरीका है। तो ये आपके टूल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद जैसे हम ओके करते हैं तो हमारा तीन पार्ट हमने बेसिकली कवर कर लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने मशीन को डिफाइन किया, हम मशीन कौन सी चूज करने वाले हैं। उसके बाद में स्टॉक कितना लेने वाले, मतलब जो मटेरियल हमें रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में मिल रहा है काटने के लिए वो कितना है, वो हमने डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद मशीन हमने यहाँ से डिफाइन की थी, आपको याद होगा स्टॉक हमने यहाँ से डिफाइन किया है, ये स्टॉक की डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। इसके बाद में हमने सीधा गए हम टूल पाथ्स में और हमने हमारे टूल्स को डिफाइन कर लिया है। हमने टूल्स को डिफाइन किया, टूल हम कितने यूज करने वाले हैं और कौन से नंबर पे कौन सा टूल लगने वाला है, क्लियर हो गया। तो ये तीन बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको हर मास्टर कैम पार्ट में कॉमन मिलती हैं। आपको अगर कोई भी पार्ट आप मास्टर कैम में एंटर करवाएंगे तो आपको ये तीन बेसिक स्टेप फॉलो करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले आपको मशीन चूज करनी है, उसके बाद आपको अपना स्टॉक डिफाइन करना है और उसके बाद आपको अपने टूल्स डिफाइन करना है, ठीक है। ये तीन बहुत ही कॉमन स्टेप्स हैं। और चौथा स्टेप जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर हम देखिए ये अलग अलग व्यूज है मास्टर कैम के अंदर, मैं वर्क पीस को किसी भी तरीके से देख सकता हूँ। जैसे कि हम नॉर्मल इस तरह से देख रहे थे भी आइसोमेट्रिक, मैं चाहूँ उसको टॉप से देख सकता हूँ। टॉप से देखने का मतलब मैं इसको ऊपर वाला पार्ट जरूर देख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे फ्रंट से भी देख सकता हूँ, इजीली एक्सेस करने के लिए फ्रंट से, ताकि मुझे यहाँ से कोई ऑपरेशन देखना तो यहाँ से देख सकता हूँ। और जनरली हम आइसोमेट्रिक में देखते हैं, आइसोमेट्रिक मतलब 3D, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये ओरिएंटेशन है, तो मैं आपको अलग अलग ओरिएंटेशन में करके अलग अलग व्यूज दिखाता जाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हम क्या क्या रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला स्टेप था जो हम डिफाइन करने वाले थे, मैं आपको बताने वाला था टॉप में ले जाके कि भाई जीरो डिफाइन करने का क्या तरीका होता है। देखिए 12th वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे और जो लोग 12th में नहीं भी हैं उनको भी पता होगा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी बचपन में 9th क्लास में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हम यहाँ पर कोई भी अगर पॉइंट लगा दें, ठीक है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या बताते हैं, इस पॉइंट की डायरेक्शन, इस पॉइंट की डिस्टेंस जीरो के रिस्पेक्ट में कितनी। अब मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये 10/10 पे लाई करता है, ये 10,20 पे लाई करता है। तो आपको ये कैसे पता लगा, ये हमें तब पता लग पाया जब हमने यहाँ पर एक जीरो को डिफाइन किया। हमने बोला कि हमारा जो टोटल यूनिवर्सल जीरो है वो यहाँ पर, मतलब हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हर चीज का डायमेंशन को मेजर करेंगे, तब हमें पता लग पाए कि ये पॉइंट 10/10 पे लाई कर रहा है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या कहाँ पर लाई कर रहा है। तो देखिए मशीन को ये चीज बताने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये सॉरी फॉर डिले, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मशीन को डिले करवाने सॉरी ये जीरो डिफाइन करना बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि मशीन जो होती है और टूल जो होते हैं हमारे, उनके पास हमारी आपकी तरह आंखें नहीं होती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ जाना है, कौन सा मेटेरियल काटना है, ठीक है। उनके पास कोई आंखें नहीं है, उनको जैसा कोड दिया हुआ है वो वैसा कोड आपका रीड करके काम कर रहे हैं। टूल को बिल्कुल नहीं पता है कि कहाँ पर मटेरियल और कहाँ पर आपकी उंगली है। अगर आप उंगली बीच में कर देंगे तो उसे नहीं दिखेगा कि आपकी उंगली और वो काटता हुआ निकल जाएगा, ठीक है।
तो टूल को हमें गाइड करने के लिए स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है, ठीक है। अब सपोज मुझे अगर इस होल को कट करना है, तो मुझे टूल को बताना पड़ेगा कि ये आपका होल जो है वो 0 से इतनी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। तो इस चीज को हम कहते हैं जीरो डिफाइन करना। तो हमने देखिए मास्टर कैम में यहाँ पर जीरो डिफाइन कर दी है, ठीक है। सीएनसी में क्या करते हैं, जब आपने वर्क पीस को इस तरह से सेटअप करते हैं तो यहाँ पर टच कराकर जीरो डिफाइन करते थे सीएनसी में। तो आपको उसको पता लगता है कि जो प्रोग्राम हमने यहाँ से जनरेट किया है, जो प्रोग्राम हमने जनरेट किया है उसको आप किस तरह से यहाँ पर मेटेरियल को किस तरह से काटेंगे, मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक मुझे टूल को यहाँ तक आना पड़ेगा पहले, फिर यहाँ से थोड़ा सीधा चलना है, फिर यहाँ पर वापस घूम के इस तरीके से आना है, इस तरह से काटते हुए आना है, यहाँ पर हमें डिग करते हुए नीचे जाना है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता लगेगी भाई कितनी डिस्टेंस पे, तो ये जीरो से पता लगती है। तो हमें जीरो सेटअप करना पड़ता है। तो जीरो सेटअप हम कर चुके हैं। तो ये देखिए ये 4 मेन काम होंगे अब तक के जो सबसे कॉमन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मशीन सेटअप करना, उसके बाद में हमने स्टॉक सेटअप किया था, स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल जो आप काटने वाले हैं। तीसरा हमने टूल सेटअप किया है, ठीक है, जो टूल होता है हमारा वो हमने सेटअप कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हमने जीरो को डिफाइन कर दिया। जीरो मतलब मुझे कहाँ जाकर कितना मटेरियल काटना है, ये आपका जीरो आपको बताता है, ठीक है। अगर आप घर से कहीं घूमने ही बाहर निकलते हैं तो आपका दोस्त पूछता है कि आप कितने किलोमीटर चल के आ गए, या फिर तू यार कहाँ पर चल रहा है। मैं किसी को फोन करके कॉमनली पूछूं जो अपने घर से बाहर घूम रहा है कि तू कहाँ पर चल रहा है, तो वो जनरल यही बताता है मैं अपने घर से 10 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, या 2 किलोमीटर बाहर घूमने आया हूँ, या घर से इस डायरेक्शन में बैठा हुआ हूँ। तो ये समझ लीजिए कि ये आपका घर है, ये टूल का घर है। टूल को कैसे पता चलेगा वो कहाँ पर चल रहा है, तो वो इसके कंपेरिजन में देखता है कि मैं इतनी दूर काम कर रहा हूँ, इतना मेटेरियल काट रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से टूल देखता है। टूल की कोई आंखें नहीं होती हमारी तरह, तो वो केवल कोर्स चलता है, कोर्स पढ़ता है इसके रिस्पेक्ट में, जीरो के रिस्पेक्ट में। तो क्लियर हो गया वो आपको ये वाला पार्ट। आगे चलते हैं। देखिए जो फर्स्ट ऑपरेशन सर वहां पर कर रहे थे उसे हम कहते हैं फेसिंग। फेसिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने जैसे गर्ल्स जाती हैं ब्यूटी पार्लर पे तो फेशियल करवाती हैं। फेशियल में क्या होता है कि जो आपके फेस के ऊपर जितनी भी गंदगी होती है या फिर आपका जो भी मतलब अनवांटेड हेयर्स होते हैं, ब्लीच ब्लीच जो भी सारा प्रोसेस, मुझे नहीं पता कौन कौन से प्रोसेस में होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई गया नहीं। तो उसमें जितने प्रोसेस होते हैं सारे के सारे वो वहाँ पर करवाते हैं, अपना फेस क्लीन करवाती है। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं हम जो स्टॉक देखते हैं, तो ये इसका टॉप फेस है, ऊपर वाला फेस, सबसे पहले टूल यही आएगा। तो इसको अगर हम फ्रंट व्यू में देखें तो देखिए इतना एक्स्ट्रा मटेरियल इसके ऊपर है, ठीक है। हमें ये वाली सरफेस रीच करनी है, हमें इस चीज को काट के यहाँ तक पहुंचना है, इस जगह तक पहुंचना है, क्योंकि ये हमारा फिनिश वर्क पीस है। तो हमें इतना एडिशनल मटेरियल काटना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को जो एडिशनल मटेरियल हम ऊपर से हटा रहे हैं, ठीक है, हम इसका एक्चुअल फेस आपको दिखा रहे हैं कि भाई इसका एक्चुअल फेस ये है। तो एक्चुअल फेस दिखाएंगे कब, क्योंकि यहाँ तो आपका क्या है, वर्क पीस आपका इस तरीके से कुछ स्टॉक में दबा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तो क्या है कि मैंने स्टॉक को ट्रांसपेरेंट किया हुआ है तो आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपके पास सपोज अगर मैं इस तरीके से इसको शो करूं, अभी आपको वर्क पीस नहीं दिख रहा है तो आपको नहीं पता कि इसका फेस कैसा है। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया कि आपका एंड प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, तो आपको आइडिया लग गया कि हाँ सर ऐसा दिखने वाला है वो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ये स्टॉक उठा के सीधा सीधा दे दे और आपको केवल प्रोग्राम दे दे तो आप बिल्कुल पता नहीं कर पाएंगे उसका फेस क्या है। तो जो पहला ऑपरेशन होता है उसे हम फेसिंग कहते हैं। फेसिंग आपको बताता है कि इसका फेस एक्चुअली कैसा होगा, मुझे कहाँ तक काटते हुए जाना है इसका रियल फेस बनाने के लिए। तो जो पहला ऑपरेशन होता है फेसिंग कहते हैं। फेसिंग आपको मिलता है यहाँ पर, ये आपके 2D ऑपरेशन है सारे के सारे। तो ये फेसिंग ऑपरेशन यहाँ पर मिल गया। तो जैसे आप फेसिंग को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये ऑपरेशन यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद पैरामीटर्स हम जाएंगे। पैरामीटर्स हम डिफाइन करते हैं कि फेसिंग किस तरह से चलेगा, किस तरह से मेटल कटेगा। तो देखिए फेसिंग क्या करता है, टूल इस तरह से मूव करता है। जो आपने सीएनसी में देखा होगा मशीन में टूल इस तरह से मूव कर रहा था, तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि टूल को किस तरीके से मूव करना है, और वही सेम चीज मशीन पे जाकर शो करता है। तो सबसे पहला टाइप होता है कि टूल पर डिफाइन करना, आपको किस तरीके से टूल को मोशन देना है। तो हमने यहाँ पर टूल को जिगजैग मोशन में फ्लो करवाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जो सारी, आप देखिए एक चीज में स्टेप समझ लेंगे, सब में अलग अलग स्टेप्स नहीं है, कोई लोड ना ले कि भाई ये अलग अलग स्टेप्स है मैं कहाँ तक याद रखूंगा। ये सारी स्टेप्स कॉमन है, ठीक है। आप एक बार किसी चीज में समझ लेंगे ये सारी स्टेप्स यहाँ पर रिपीट होंगी, तो आपको बाकी सारे प्रोसेस समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप पहले प्रोसेस को ईजिली समझेंगे तो बाकी रेस्ट प्रोसेस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये सबसे पहले हमने बता दिया कि हमें किस तरह का टूल पास चाहिए। टूल पास मतलब टूल किस तरीके से चले ताकि वो मटेरियल को सही से काट पाए। तो यहाँ पर हमने बताया कि हमें फेसिंग टूल पास चाहिए। नेक्स्ट हम चलेंगे टूल्स में, मुझे कौन सा टूल लेना है। तो फोर्स फेसिंग के लिए मुझे फेस मिल लेना पड़ेगा, जो हमने 50 mm का देखा था वहां पर टूल के अंदर, टूल मेजर के अंदर। जो लोग भूल गए हो ये हमारा टूल था, ठीक है। मैं उनको एक बार दिखा देता हूँ, ये था टूल फेस मिल। अब क्लियर हो गया कि फेस मिल का क्या काम होता है, फेस मिल किस तरह काम करता है, फेसिंग का ऑपरेशन करता है, इसलिए हम टूल को फेस मिल कहते हैं, ठीक है। मिल का मतलब मशीन का नाम हो गया, और फेस मतलब वो कहाँ चल रहा है टूल, जिस पार्ट को चलता है उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। तो ये हमारा फेस मिल है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमारा टूल सेलेक्ट कर लिया कि भाई टूल हम फेस मिल यूज करने वाले हैं। होल्डर ऑप्शनल होता है कि आप होल्डर लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बिना होल्डर के दिखाने, क्योंकि देखना थोड़ा टिपिकल हो जाता है होल्डर लगा के, तो बिना होल्डर में आपको शो करना चाहता हूँ कि टूल कैसे चल रहा है।
ठीक है। इसके बाद कट पैरामीटर्स, आप किस तरह से कटिंग करना चाहते हैं, ये ऑफ कोर्स आपकी चॉइस है, किस तरह से आप कटिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल हैं, जैसे जिगजैग हो गई, वन पास हो गई, वन वे हो गया, कि वन वे मतलब टूल सिंगल ऐसे चलेगा, यहाँ से वापस हवा में उठेगा, इधर आएगा, फिर एक बार सिंगल ऐसे चलेगा, सिंगल सिंगल चलता हुआ जाएगा। ऑफ कोर्स जिगजैग हो गया, जिगजैग में क्या होगा, टूल इस तरीके से घूमता हुआ आएगा, काटता हुआ आएगा इसको। तो ये अलग अलग स्टाइल है, आप चाहें जो स्टाइल ले सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि इस तरह से आपको कटिंग करनी है, पूरी तरह से एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो जो मशीनिंग करते रहते हैं, जो कैड कैम में थोड़ा हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको पता है कि हमें किस तरह का प्रोसेस लेना पड़ता है, और ऑफकोर्स आपको पता करना है किस तरह का प्रोसेस मैं लूँ अपना मेटल काटने के लिए, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कट पैरामीटर्स हो गए यहाँ पर। इसके बाद में हम जाएंगे डेप्थ ऑफ कट्स में। डेप्थ ऑफ कट्स का मतलब क्या होता है कि सपोज यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास में, देखिए यहाँ पर कितना मटेरियल है हमारे पास में। ठीक है। हम स्टॉक को वापस 2D मोड में कर लेते हैं वायर फ्रेम में, ताकि हमें इजीली दिख सके क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए हमारे पास में ये मटेरियल, ये लगभग 2 mm मटेरियल है। ठीक है। तो मुझे 2 mm मटेरियल एक साथ काटना है एक ही पास में, या मुझे वन वन करके जाना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स में, डेप्थ कट्स में। तो डेप्थ कट्स में मैंने आपको इसको बता रखा है कि जो आपका मैक्सिमम रफ स्टेप है, मतलब जो एक बार में आप जाएंगे वो 1 mm जाएंगे, केवल 2 mm एक साथ नहीं काटेंगे। इसमें क्या आपका टूल डैमेज हो सकता है, ज्यादा डेप्थ आप चलाएंगे टूल को तो ऑफकोर्स टूल डैमेज हो सकता है, तो हम एक एक करके जा रहे हैं। ठीक है। फिर हम यहाँ पर नंबर ऑफ फिनिश कट्स देंगे कि एक, हमने नंबर ऑफ फिनिश कट्स दे दिया कि भाई आप पहले रफिंग करते हुए एक एक mm आएंगे, लास्ट का फिनिश कट छोड़ेंगे 0.5 mm का, वो आप फिनिशिंग से काटेंगे। फिनिशिंग में क्या होता है, आपकी थोड़ी फीड बढ़ जाती है ताकि फिनिश सरफेस आपको मिले। रफिंग प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा जल्दी वही प्रोसेस होता है, मतलब कुछ ज्यादा मेटल काटना पड़ता है तो हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो उसमें इतनी फिनिश नहीं आ पाती है, मेटल अच्छा दिखता नहीं है, कटा हुआ नहीं दिखता ज्यादा, तो लास्ट में एक फिनिशिंग ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है। फिनिशिंग ऑपरेशन किया जाता है, उस फिनिशिंग ऑपरेशन में आपको मेटल की असली चमक दिखाई देती है। ठीक है। अब जैसे कि आपको किसी चीज की पॉलिश करनी है, तो पहले तो आप जब धूल, जैसे कि हम जूता पॉलिश एग्जांपल कंसीडर कर लें, बहुत ही मतलब अजीब सा एग्जांपल है पर आप समझने की कोशिश करना। ठीक है। जूता पॉलिश करना है, तो अगर धूल किसी जूते पर लगी हुई है तो हमें पॉलिश करनी है, तो हमें इससे मतलब नहीं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पहले तो उसमें अंधाधुंध कपड़ा मारते हैं। ठीक है। ताकि इसकी धूल हट जाए। लास्ट में जब हम पॉलिश करते हैं तो एकदम फिनिश तरीके से ब्रश को चलाते हैं, क्योंकि दिखने तो लास्ट में पॉलिश ही वाली है, पहले हमने जो धूल हटाई वो दिखेगी नहीं। तो ये रफ स्टेप्स हैं, तो रफ स्टेप्स आप मैक्सिमम तरीके से काटते हैं ताकि उसमें आपको फिनिश की चिंता नहीं रहती, भाई कैसी फिनिश आएगी हमें मतलब नहीं। लेकिन जो फिनिशिंग स्टेप होता है वो कम रखना पड़ता है ताकि हम बेहतर फिनिश दिखा सकें। ठीक है। इसके बाद हमारे लिंकिंग पैरामीटर्स होते हैं, ये 3-4 स्टेप्स कॉमन है। लिंकिंग पैरामीटर्स हमको क्या बताते हैं, देखिए ये आपका टूल है। ठीक है। तो टूल में आपको किस डेप्थ तक जाना है, पहले कहाँ तक काटते हुए आपको जाना है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 mm का स्टॉक है और आपको 0 तक जाना है काटते हुए, क्योंकि ये आपकी फिनिश लाइन है। क्लियर, ये आपकी फिनिश लाइन है और आपको 0 तक काटते हुए जाना है 2 mm से। तो यहाँ पर हमने इसके रेस्पेक्ट में, हमने मैंने कहा था आपसे कि जो सारी चीजें आपकी डिफाइन होंगी वो आपके 0 के रेस्पेक्ट में डिफाइन होंगी। तो देखिए आपका जो सरफेस है, वर्क पीस का जो सरफेस है वो 0 के लगभग पैरेलल है, तो हमने बोला कि टूल को काटते हुए केवल 0 तक जाना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, टूल पूछता है टॉप ऑफ स्टॉक क्या है, भैया वो मेरे को कहाँ से काटना स्टार्ट करना है, तो हम बोल रहे हैं 2 mm। 2 mm ने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हमने जो स्टॉक है वो 2 mm तक डिफाइन किया हुआ है ऊपर। तो टूल यहाँ तक आएगा, इसके बाद टूल को पता लग जाएगा इसके 2 mm ऊपर आने तक कि भाई यहाँ से मुझे काटना स्टार्ट करना है, तो वो धीरे धीरे मोशन करता है उसको कटिंग करेगा, रैपिड में नहीं आएगा। ठीक है। सीएनसी टाइम बचाने के लिए क्या करती है, 2 तरह के मोशंस यूज करती है, G00 और G01, एक भागने वाला मोशन और एक चलने वाला मोशन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी सीएनसी को लगता है कि रास्ते में कुछ भी कंडीशन ऐसी नहीं है जहाँ मुझे काम करना है, ठीक है, तो वो भागते हुए पहुंचती है उस जगह पे टाइम बचाने के लिए, और जहाँ से उसको लगता है कि यहाँ से काम करना स्टार्ट करना है, तो वो धीरे धीरे कटिंग करती हुई जाती है ताकि फिनिश अच्छी है। तो यहाँ तक टूल आपका भागते हुए पहुंचेगा, उसके बाद जैसे ही आप 2 mm पे आ जाएगा वो धीरे धीरे काम करने लगेगा। ठीक है। ऑफकोर्स ये फीड प्लेन उसी चीज को डिफाइन करता है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, 2 mm नहीं डिफाइन करके इस फीड प्लेन को हमने 5 mm डिफाइन कर रखा है कि टूल हमारा यहाँ से चलना चालू हो जाए, यहाँ से G01 में आ जाए। जब आपको बता रहा था कि टूल भागता हुआ कहाँ तक पहुंचेगा, तो टूल भागता हुआ 5 mm तक आएगा। अगर मैं उसे डायरेक्टली 2 mm तक ले आऊंगा तो वो सीधा आगे इस पर टकरा जाएगा, तो हमने उसको केवल 5 mm तक बोला कि आप 5 mm तक भागते हुए आओ, 5 mm के बाद में आप अपना चलना हुआ धीरे धीरे चलना चालू कर दो कटते हुए। ठीक है। तो ये 5 mm उस फीड पिन को बताता है जहाँ से टूल आपका कटिंग मोशन चालू कर दे। और ऑफकोर्स रिट्रैक्ट अमाउंट क्या होता है कि जब भी अभी आपने जैसे मशीन में देखा था कि टूल आपके धड़ाधड़ चेंज हो रहे थे, तो कोई बड़ा टूल है कोई छोटा टूल है, अब सपोज आपने ये रिट्रैक्ट अमाउंट यहाँ पर अगर 0 पे या 2 पे या 5 पे सेट कर दिया, तो टूल आपका यहीं चेंज हो जाएगा। तो कोई बड़ा टूल है तो वो घूम के इसी वर्कपीस में लगेगा और पूरा वर्कपीस डैमेज हो जाएगा। तो हमें ये रिट्रैक्ट अमाउंट इस तरह से देना पड़ता है कि टूल थोड़ा ऊपर तक उठे, सेफ डिस्टेंस तक उठे और वहां जगह चेंज हो, तो ये रिट्रैक्ट अमाउंट वो चेंज होने का अमाउंट है। भाई टूल को चेंज होना है, नेक्स्ट टूल आना है, या कहीं दूसरे कोने पे काटते हुए जाना है, एक जगह कटिंग खत्म होगी दूसरे कोने पे जाना है, तो ये सारी वो अमाउंट्स हैं। तो आपको लिंकिंग पैरामीटर्स इजीली समझ में आ गए लिंकिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ये सारी रेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, ये थोड़े डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो हमको बेसिक पार्ट्स बता रहा हूँ कि बेसिकली हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं चीज़ों को।
तो हमने जैसे ही ओके किया, यहाँ पर हमारे पास में एक फेसिंग पाथ, जैसे कि अब ये क्या है, यहाँ पर क्रॉस लगा गया है। क्रॉस तो मतलब क्या है, आपने इस प्रोसेस के अंदर चेंजेस किए हैं, इसको आप वापस से रिफ्रेश करिए। जैसे आप विंडो में करते हैं राइट क्लिक रिफ्रेश, वैसे हमें मास्टर के में रिफ्रेश करना पड़ता है। तो रिफ्रेश के लिए हमारे पास ये दो बटन है, रीजनरेट पहले डर्टी ऑपरेशन, और ये होता है ऑल ऑपरेशन, ऑल सेलेक्टेड ऑपरेशन। डर्टी ऑपरेशन वो होते हैं जैसे कि अब ये सारे ऑपरेशन है, ये कोई भी रीजनरेट नहीं मांग रहा, केवल ये ऑपरेशन रीजनरेट मांग रहा है, ये एक डर्टी ऑपरेशन। ये सारे क्लीन ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ रीजनरेट नहीं है, इस पर रीजनरेट है। तो जैसे हम डर्टी ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑपरेशन केवल रीजनरेट हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये साइन यहाँ से हट गया रीजनरेट का। तो इस तरह से आपको रीजनरेट करते हुए आगे चलना पड़ता है। भाई मास्टर को बताना पड़ता है कि मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, आप उस चेंजेस को पहले अप्लाई करो फिर मुझे दिखाओ, नहीं तो वो पुराने चेंजेस दिखाएगा आपको। अब देखिए मैं आपको पाथ दिखाता हूँ, पाथ कैसा दिखेगा। तो ये आपका फेसिंग पाथ है। देखिए हमने जैसे जिगजैग कंसीडर किया था, तो टूल पहले यहाँ तक आएगा। ऑफ कोर्स ये आपको येलो लाइन ये बता रही है कि ये रिट्रैक्ट अमाउंट है, मतलब टूल पहले भागता हुआ 5 तक आएगा, फिर 5 mm के बाद में वो चलना चालू करेगा। कहाँ तक चलेगा? 2 mm तक। 2 mm के बाद में फिर वो चलेगा, पहला कट फ्री लेगा, ये फ्री कट है, ठीक है। पहला कट उसने फ्री लिया, घूमता हुआ, देखिए पहला कट ये फ्री घूमता हुआ जा रहा है टूल इस तरीके से। इसको अगर हम फ्रंट व्यू में देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा रैपिड अमाउंट है, इसके बाद में हमने वो जो हमारा फीड पेन अमाउंट था जिसमें टूल चलता हुआ आएगा, और फिर ये हमारा पहला कट है। क्लियर? ये पहला कट का चलता हुआ टूल इस तरह से मोशन करता हुआ आएगा। ये हमारा सेकंड कट है, जो हमने 1 mm कट से दिया था, तो वो 1 mm नीचे आएगा। यहाँ के बाद वो 1 mm जस्ट नीचे आएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट रफिंग कट है वो 1 mm का था, तो हमने 1 mm उसको काटा है, तो वो टूल चलता हुआ नीचे आया। और ऑफकोर्स इन सारे मोशंस के अंदर वो जिगजैग मोशन फॉलो करेगा, ठीक है, ये जिगजैग मोशन फॉलो करेगा इसके बाद। और टूल यहाँ पर आएगा, यहाँ से वापस उठेगा, यहाँ जाएगा और फिर चलेगा। मैं आपको चलता हुआ दिखाता हूँ तो आपको ताकि आपको लगे थोड़ा देख के कि भाई यहाँ टूल कैसे चलता है। तो देखिए ये आपका टूल आ गया यहाँ पर, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको फ्रंट में कर देंगे हम, तो देखिए आपका टूल आ गया यहाँ पर। अब मैं आपको सिंगल ब्लॉक में चला के दिखाऊंगा कि टूल किस तरह से मोशन करेगा। सिंगल ब्लॉक क्या होता है कि सीएनसी जो कोड है वो एक बार में एक ही कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसको कंटिन्यूस चला दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये लगातार चलता जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, टूल किस तरह से मोशन कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर सिंगल ब्लॉक में चला के देखते हैं, ठीक है। सिंगल ब्लॉक चलाने के लिए सिंपल एस दबाया हमने, तो देखिए वो रैपिड से नीचे आ गया। उसके बाद ये हमारा सीधा फीड पेन एक्टिवेट हो गया, ठीक है। इसके बाद में टूल ने पहला पाथ लिया, अब ये पाथ कहाँ ले रहा है आपको इस व्यू में दिखेगा, आइसोमेट्रिक में, ठीक है। ये दूसरे बार टर्न, फिर टूल वापस यहाँ पहुँच गया, फिर टर्न लेके वापस कटिंग की, फिर टर्न लिया, फिर कटिंग की। अब यहाँ से टूल वापस उठा हुआ में, और वापस वहीं पर उसने डेप्थ ऑफ कट लिया 1 mm का, और वापस कटिंग करना इसने चालू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से टूल हमारा कटिंग करता हुआ जा रहा है। फिर यहाँ पर इसने 0.5 mm का जो हमारा लास्ट फिनिशिंग कट था वो इसने लिया है, और यहाँ से ये कटिंग करता हुआ जा रहा है, ठीक है। और ये प्रोसेस हमारा पूरा हो गया, जैसे आपने स्लाइडर देख रहे हैं यहाँ तक पहुँच गया, तो ये हमारा प्रोसेस पूरा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन था, फेसिंग ऑपरेशन, ठीक है। आपको ऑफकोर्स समझ में आ गया होगा। तो हमारे जो सिमिलर जो स्टेप्स होती है, जैसे कि जो कमांड्स होती है इसके अंदर, जो हमारे ऑप्शन से लगभग सिमिलर रहते हैं मास्टर गेम के अंदर। ये फेसिंग ऑपरेशन था, मैंने आपको करके दिखाया। इसी तरह से आप देखो, फेसिंग का मतलब सब लोग समझ गए होंगे कि फेसिंग का मतलब क्या है, हमें केवल जो फेशियल अमाउंट है उसको क्लियर करना है, ठीक है। तो फेसिंग के बाद आपका ऑपरेशन कैसा दिखेगा वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। कर्सर हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। इस ऑपरेशन हमने सेलेक्ट किया फेसिंग अलोन को, और हम इसे देखेंगे 3D ग्राफिक्स में, ठीक है। तो आपको लगभग मशीन जैसी फील आएगी कि हाँ भाई मशीन में जिस तरह से कटिंग हो रही है उस तरह से। अभी आपका स्टॉक रखा हुआ है और मशीन में सपोज आपका टूल आ गया, यहाँ से हमने वेरीफाई में कलर लूप ऑन किया हुआ है ताकि आपको दिखे हर ऑपरेशन अलग अलग कलर में दिखता है इससे, तो आपको दिखेगा किस तरह ऑपरेशन। तो जैसे हम स्पीड को कॉन्सेंट्रेट करके इसे चलाते हैं तो देखिए ये इस तरह से आपकी फेसिंग करने हैं। तो ये आपका ऊपर वाला फेस वाला ऑपरेशन क्लियर हो गया। और आपको अगर देखना है कि जो आपका वर्क पीस है वो कैसा दिखेगा, तो देखो वर्क पीस का जो इनिशियल फेस है वो हमारा निकल के ऊपर बाहर आ गया है। तो मुझे ये पता लग गया है कि जो मेरा वर्क पीस का इनिशियल फेस होगा वो कैसा होगा। तो ये चीज़ आप मशीन पे, जैसे वो कूलेंट चल गया था तो आप काफ़ी लोग देख नहीं पाए थे कि भाई कैसा फेस निकलेगा। तो यहाँ पर मास्टर के में बहुत इजीली इस चीज़ को देख सकते हैं। और ऑफकोर्स ये सॉफ्टवेयर बनाए इसलिए जाते हैं कि हम अपनी मशीन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकें। आप जी कोर्स में कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि भाई जी कोर्स में क्या चल रहा है, कोडिंग हर किसी की बस की बात नहीं समझना, और थोड़ा सीखना टिपिकल होता है। तो हमारे काम को ईजी करने के लिए इसी को स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। क्या अपने काम को किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमंस के से कम करके ऑटोमेटिक करें और कितना उसे ईजी बनाएं, ठीक है। तो ये कितना इजी ऑपरेशन है ये, ऑफकोर्स ये छोटी सी ट्रेनिंग के बाद आप खुद भी आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। तो हमने पहला ऑपरेशन लगाया और देखा कि हमारा वर्क पीस का जो हमारा शेप है वो कैसा दिखने वाला है, ठीक है। अब देखिए सेकंड ऑपरेशन क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कंटूरिंग। जैसा कि सर ने आपको बताया था कि कंटूरिंग क्या होती है, वहाँ पर सर थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे पर मशीन पे कूलेंट चल गया था तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो हम यहाँ पर बताएंगे कंटूरिंग क्या होती है।
देखिए ऊपर का पार्ट कट चुका है, ये फेस दिख गया मुझे इतना इतना। अभी मेरे पास ये स्टॉक है साइड से, और हम साइड से इस चीज को देख रहे हैं, ये साइड से स्टॉक है। और मुझे कौन सी शेप चाहिए, मुझे ये वाली शेप चाहिए। सबको दिख रही होगी ये वाली शेप, एग्जैक्टली ये शेप मुझे चाहिए। तो इसी चीज को कंटूरिंग कहते हैं। कंटूरिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप जैसे मान लो इसको, अगर आप घर मान लें कि ये मेरा घर है, और मैं यहाँ से चल के इसके चक्कर काटना चालू करता हूँ, ठीक है। अब घर किसी भी शेप का हो सकता है, ये तो कि एक शेप का घर है, किसी भी तरीके का शेप का घर हो सकता है, या वर्क पीस हो सकता है। हम घर की तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझा रहा हूँ केवल। तो अगर आप टूल की तरह यहाँ से इसके चक्कर काटना चालू करोगे, तो इसे हम कंटूरिंग कहते हैं, किसी भी चीज की शेप को बनाना मेटल को काट के। अब इसकी एग्जैक्ट शेप ये है, लेकिन हमारा स्टॉक यहाँ तक है, तो हमें इसकी कंटूरिंग करके इसकी शेप को बनाना होगा कि भाई एक्चुअल शेप में ये कैसे आएगा। तो इस चीज को हम कंटूरिंग कहते हैं, कि उसका कंटूर कैसा है, उसका शेप कैसा है, साइड वाइज उसका शेप कैसा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम करेंगे जो कंटूरिंग है। तो ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है। 2D हाई स्पीड हमने ऑपरेशन इसके अंदर लिया है कंटूर मिल, ठीक है। डायनामिक कंटूर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये डायनामिक कंटूर ऑपरेशन है, ठीक है। ये ऑपरेशन हमने सेलेक्ट किया है इसको काम करने के लिए। इसमें फर्दर बहुत सारे ऑपरेशन है, हर काम को अलग अलग सेलेक्ट करने के लिए। ऑफकोर्स हम ये दूसरा ऑप्शन कंटूर से भी इसको कर सकते थे, सिंगल कंटूर से, पर इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये थोड़ा डिटेल टॉपिक्स हैं। ये डिटेल टॉपिक्स जब हम लेंदी क्लास चलती है तो उसके अंदर हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कौन से प्रोसेस में किस तरह का ऑपरेशन सेलेक्ट किया जाए, ठीक है। अभी ऑफकोर्स आपकी डेमो क्लास है तो मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंटूरिंग करने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले चेन हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है कि भाई हमने किस चेन में, हमें किस चेन के अराउंड टूल को चलना है, टूल को बताना तो पड़ेगा किसके अराउंड आपको चलना है। तो हमने यहाँ पर एक चेन सेलेक्ट किया, ठीक है। तो चेन मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो चेन कैसी दिखती है। तो जैसे ही आप लेवल्स में आएंगे और आप अपनी देखिए आउटर प्रोफाइल ये है, तो जैसे मैं इसको शो करूँगा और इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, तो देखिए ये है आपकी चेन जिसके अराउंड टूल चलेगा। टूल को ये नहीं दिख रहा है कि आपका सॉलिड वर्क पीस कैसा है, वो केवल आपके देखने के लिए। टूल इस चीज़ को समझ रहा है कि मुझे इस चीज़ को फॉलो करते हुए चलना है। तो पहले आप इस चीज़ को फॉर्म करेंगे और टूल को बताएंगे कि आपको किसके अराउंड चलना है, तो उसके हिसाब से वो चलता है। और ऑफकोर्स हमने ये चीज़ बिल्कुल इसके कॉर्नर कॉर्नर से बनाई है ताकि टूल इसको फॉलो करता हुआ चल सके और ये प्रोफाइल काट सके। तो इसे हम कहते हैं इसकी चेन, ठीक है। तो हमने चेन सेलेक्ट कर दी, चेन यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। फिर हमारा टूल 10 mm का है और ये पैरामीटर्स, रेस्ट पैरामीटर्स सारे के सारे सिमिलर है। देखिए वही ऑपरेशन होता है कि कौन सा ऑपरेशन टाइप आप सेलेक्ट करने वाले हैं, टूल किस तरह से चलेगा, टूल कौन सा रहने वाले हैं। हमने यहाँ पर 10 की एंड मिल ली है। ऑफकोर्स हम फेस मिल से नहीं काट सकते क्योंकि हर टूल का अलग अलग काम करने का तरीका होता है, तो यहाँ पर हम एंड मिल से काटते हैं, ठीक है। ये हमें डिटेल में पढ़ाना पड़ता है कि कौन सा टूल किस तरह यूज करता है। एंड मिल अलग तरीके से काटता है, फेस मिल अलग तरीके से काटता है, तो यहाँ पर हम एंड मिल का यूज करेंगे, ठीक है। सेम आपके कट पैरामीटर्स है, ठीक है। ये आपके कट पैरामीटर्स के टूल किस तरह से काटे। भाई कंपनसेशन क्या होता है कि जो आपने चेन सेलेक्ट की है, टूल उसके लेफ्ट साइड से काटे या राइट साइड से काटे। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम राइट साइड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, टूल अंदर से काटने लगेगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा हमारे लिए। हमें अंदर से थोड़ा काटना है, हमें बाहर से काटना है। तो इस तरह से हमें कंपनसेशन देना पड़ता है, ठीक है। फिर हमें टूल की टिप को यूटिलाइज करना है या सेंटर को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो कहाँ से कटिंग करनी है वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और ऑफकोर्स लास्ट जो ऑपरेशन, मेन जो ऑपरेशन इसमें होता है वो होता है हमारा कटर ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आपको कितना मटेरियल छोड़ते हुए जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रफिंग ऑपरेशन है उसमें हम धड़ाधड़ बहुत सारा मेटल काटते हैं और लास्ट में फिनिशिंग के लिए मेटल छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर 0.5 mm छोड़ दिया मेटल, जिसको हम बाद में काटते हैं, ठीक है। फिनिशिंग ऑपरेशन अलग से लगाते हैं, उसको हम बाद में काटते हैं 0.5 mm को। तो मैंने यहाँ पर, और वो भी सिमिलर यही ऑपरेशन होता है जिसमें हम केवल इस चीज़ को काटते हैं। तो ये कट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। डेप्थ कट्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि डेप्थ कट्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें काफ़ी नीचे तक काटते हुए जाना, ठीक है। हमें 0 से स्टार्ट करना है, लगभग 23 mm नीचे तक जाना है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 23 mm है। तो हम क्या करेंगे, 5-5 mm का कट लेते हुए जाएंगे। जैसे हमने पिछली बार 1-1 mm 2-2 mm के कट लेते हुए गए थे, हम 1-1 mm का कट लेते हुए गए थे और लास्ट कट हमने 0.5 का फिनिशिंग दिया था डेप्थ कट्स में। वैसे हमने क्या किया, यहाँ पर 5 mm कट लिया है मैक्सिमम कट, ये 5-5 करता हुआ जाएगा और लास्ट कट 0.5 का लगाएगा फिनिशिंग में, एक फिनिश कट लगाएगा 0.5 का, ठीक है। लीड इन लीड आउट क्या होता है, लीड इन लीड आउट क्या होता है कि जो आपका टूल है, कोर्स आपका टूल है, देखिए लीड इन लीड आउट क्या होता है। देखिए आप कभी भी, जैसे मान लीजिए सपोज एंटर करते हैं, अपने घर में एंटर करते हैं, दरवाजे के थ्रू एंटर करते हैं, आप कहीं से तो एंटर कर नहीं सकते अचानक से। तो यहाँ पर भी क्या होता है, लीड इन लीड आउट क्या होता है, एक टूल को एंटर करने के लिए स्पेशलाइज दरवाजे होते हैं। भाई आपको यहीं से एंटर करना है, यहीं से एक्सिट करना है, आप हर कहीं से एंटर नहीं कर सकते। कहीं से भी टूल एंटर कर जाएगा तो अननेसेसरी मेटल को कट कर देता है, तो उसे हम लीड इन लीड आउट करते हैं। मतलब ये टूल का जो कटिंग मोशन है उसमें जाने का तरीका, जैसे कि हमने देखा था फेस मिल में हमारा टूल यहाँ बाहर से आ रहा था। जैसे अगर मैं आपको फेस मिल वापस से दिखाऊं तो हमारा टूल यहाँ से एंटर कर रहा था वर्क पीस के बाहर से, वो एकदम से इसके ऊपर नहीं गिरा के नहीं तो उसको काट देता अननेसेसरी, वो बाहर से एंटर कर रहा है। तो इसी को हम लीड इन लीड आउट कहते हैं कि भाई कहाँ से हमारा टूल एंटर करना चाहिए ये हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टूल यहाँ से एंटर कर रहा है, देखिए बाहर से एंटर कर रहा है। अगर हम इसको टॉप व्यू में देखें तो ये हमारा टूल है, जो हमारा टूल यहाँ से एंटर कर रहा है और यहीं से एग्जिट कर रहा है, फिर वापस यहाँ से डेप्थ ऑफ कट लेता है और एंटर करता है। तो ये हम डिफाइन करते हैं लीड इन लीड आउट के अंदर,
ये टूल का एंटर एग्जिट करने का तरीका होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। आप डायरेक्टली टूल को वर्क पीस पे एंटर नहीं करा सकते, आपको बाहर से इसको लाना पड़ेगा और फिर चालू करना पड़ेगा टूल को। ठीक है, लास्ट में वही लिंकिंग पैरामीटर्स, हमें -23 तक जाना है। अब माइनस क्यों, कई लोग पूछेंगे सर ये माइनस क्यों, क्योंकि देखिए जेड जो है, हम यहाँ पर वैल्यू जो दे रहे हैं वो जेड डायरेक्शन में दे रहे हैं। जो हमारा टूल है वो जेड डायरेक्शन में आ रहा है। अगर आपको देखना है ये टूल कहाँ से आ रहा है, तो देखिए टूल कहाँ से आता है इस केस में। देखिए टूल ऊपर से आया, ठीक है, तो ऊपर से टूल आ रहा है तो ये जेड डायरेक्शन में फॉलो करता हुआ टूल आ रहा है। तो जेड डायरेक्शन में फॉलो करेगा टूल, तो यहाँ पर -23, मतलब हमें उससे बताएं कि आपको जेड में -23 तक नीचे जाना है, क्योंकि जेड तो पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, तो हमें -23 तक जाना है। ठीक है, तो ये डेप्थ ऑफ कट हो गई। स्टॉप ऑफ स्ट्रोक 0, क्योंकि हम पहले फेसिंग में, आपको पता होगा फेसिंग में हम ये वाला स्ट्रोक ऊपर वाला काट चुके हैं। देखिए हमारा करंट स्ट्रोक अभी क्या है, ठीक है, अगर हम फेसिंग ऑपरेशन को रन कर देंगे, ठीक है, ये फेसिंग ऑपरेशन करने वाला टूल हमारी लास्ट पोजीशन ये थी, तो मतलब हमारा स्ट्रोक यहाँ तक कट चुका है 0 तक। तो जो हमने नेक्स्ट इसको पैरामीटर दिया है कि आपको कहाँ से चलना है, तो आपको टॉप ऑफ स्टॉक 0 से स्टार्ट करना है। मतलब 0 से ऊपर तो मेटल है नहीं, 2 mm ऊपर काट चुके हैं एक्चुअली, तो ये 0 से चलेगा टूल, और कहाँ तक जाएगा, -23 तक। और वापस वही फीड प्लेन रिट्रैक्ट अमाउंट वही है। फीड प्लेन मतलब आप 3 से स्टार्ट करें चलना, एकदम से 0 से आगे टूल स्टार्ट ना हो। ये टूल स्टार्ट होने का अमाउंट होता है कि टूल कहाँ से स्टार्ट हो। तो टूल हमारा 0 से 3 mm ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा चलना, यहाँ से कहीं से, ठीक है, और काटना 0 पे स्टार्ट करेगा, क्योंकि मटेरियल हमारे पास 0 पे, कटिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारे पैरामीटर हमने सेट कर दिए। इसके बाद हम देखेंगे इसका कंटूर सिमुलेशन किस तरह से। अब ये पाथ है, टूल पाथ है, तो टूल हमारा किस तरह से चलेगा ये हम इसमें शो कर रहे हैं। ठीक है, तो टूल हमने इस तरीके से शो किया। तो देखिए टूल में स्पीड थोड़ी लो कर देता हूँ ताकि आपको दिखे कि टूल किस तरह चल रहा है। तो देखिए टूल मोशन करता हुआ जा रहा है और उस पाथ को एक्जैक्टली फॉलो कर रहा है, जो आपको दिखेगा टॉप व्यू से। देखिए टूल इस पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, यानी ये कंटूर को फॉलो करता हुआ जा रहा है और स्टॉक को काट रहा है इस तरीके से। क्लियर है। अब इसी चीज को हम देखते हैं हमारे सिमुलेशन के अंदर। तो हमने फेस मिल और कंटूर दोनों को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर हम इसको सिमुलेट कर रहे हैं, 3D सिमुलेट करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में कैसा बन रहा है। तो हमने आइसोमेट्रिक में जाके यहाँ पर देखा, सबसे पहला ऑपरेशन फेसिंग है, ये फेसिंग ऑपरेशन है, ठीक है, और इसके बाद में कंटूरिंग चालू होगा। तो देखते जाइएगा ध्यान से, हम थोड़ी स्पीड स्लो कर देते हैं। तो ये पहले फेसिंग खत्म हुआ, अब देखिए कंटूरिंग चालू हो गया। तो कंटूर आपका स्टॉक कुछ इस तरीके का था, ये रेक्टेंगुलर स्टॉक है और कंटूर इस चीज को काट रहा है। ये ब्लू मटेरियल जो है इसका मतलब ये मटेरियल कट चुका है और आपको दिखेगा करते हुए, देखिए ये दिख रहा होगा एक्चुअली। रेड मटेरियल जो बचा हुआ है ये अभी नेक्स्ट स्टेप में कटेगा, ठीक है, ये कट गया यहाँ पर। तो जो ब्लू प्रोफाइल है इसका मतलब है कि ये मटेरियल कट के दिख रहा है हमें एक्चुअली, कटने के बाद कैसा दिखेगा। मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ तो आपको लास्ट में दिखेगा कैसा बनेगा। ठीक है, कुछ कुछ शेप आपको नजर आई होगी यहाँ पर कि हम कैसा बनाना चाहते थे वैसे ही बन रहा है लगभग। हमारी आउटर शेप जैसे नीचे शेप आती जा रही है। तो ये हमारा कंटूरिंग ऑपरेशन, क्लियर। तो ये दो ऑपरेशन हम अब तक देखते हैं। इसके बाद ये लगभग सिमिलर तरीके से ऑपरेशन चलते हैं। अब हमें क्या करना है, ये सर्कल बनाना है यहाँ पर, इस चीज को हमें काटना है सर्कल को। तो सिमिलर तरीके का ऑपरेशन है। मैंने यहाँ पर सर्कल मिल एक कमांड ली है। सर्कल मिल क्या होता है, सर्कल को काटने के लिए सर्कल मिल एक ऑप्शन होता है। आप हेलिक्स बोर्ड से ऑफ कोर्स काट सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है, आप जिससे भी काटना चाहे काट सकते हैं। दो दो ऑपरेशन होते हैं मास्टर में। यही सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें आपको एक कम करने के लिए 3-4 ऑपरेशन मिलते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या अच्छा लगता है उससे आप करें, ठीक है। तो हमने सर्कल मिल ऑपरेशन लिया है सिमिलर। इसके अंदर हमारा सर्कल मिल ये है, ये घूमता हुआ काटेगा इसको। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि पहले टूल इसमें एंटर करेगा इस तरीके से और फिर ये काटेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वही, हमने सिमिलर टूल ले लिया है, 10 का टूल इसमें हमने ऑफिस से यूज किया है, 10 mm का टूल है, ठीक है। इसके बाद में हमारा देखिए कट पैरामीटर्स, वही कितना स्टॉक छोड़ना है वो काटते वक्त। तो 0.5 हमने छोड़ दिया, जिसको हम बाद में फिनिशिंग में काटते हैं, ठीक है। रफिंग फिनिशिंग आपको डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर कि रफिंग में कितना मेटल मुझे काटना है, ठीक है। स्टेप ओवर, अब देखिए स्टेप ओवर क्या होता है, स्टेप ओवर होता है कि टूल पहले यहाँ एंटर किया तो वो कितना हट के अगला स्टेप काटेगा, इसे हम स्टेप ओवर कहते हैं। ये थोड़ी टिपिकल टर्म है, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो आपको टूल पास दिख रहे हैं तो अगला हट के कितने स्टेप पे जाएगा उसे हम स्टेप ओवर कहते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स हम फिनिशिंग डिफाइन करके फिर हमारा जो काम है डेप्थ कट्स, तो हमने वही 5 mm का डेप्थ कट डिफाइन किया कि भाई 5-5 काटते हुए हम नीचे आएंगे और लास्ट कट हम 0.5 पे लगाने वाले हैं, ठीक है। और ये लिंकिंग पैरामीटर्स हमारे। अब लिंकिंग पैरामीटर में हमने क्या किया था, हमारे 23 तक हमारा वर्क पीस की टोटल हाइट थी, लेकिन हमें ये होल थ्रू आउट करना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि होल हमारा थ्रू आउट है, ठीक है, ये थ्रू आउट होल है। तो हमें थोड़ा नीचे तक जाना पड़ेगा काटने के लिए, ताकि
ये होल थ्रू आउट हो। अगर हम 23 mm पे छोड़ देंगे तो वहाँ पर एक पतली सी प्लेट बन जाएगी, पूरा कट नहीं पाएगा। और रेस्ट वही टॉप ऑफ स्टॉक कहाँ से कटिंग रो में, इसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलने वाला है, मतलब स्टॉक कितना अवेलेबल है यहाँ पर, इसके ऊपर पूरा स्टॉक ही स्टॉक है, तो ये जीरो से काटना चालू करेगा। फीड पेन वही 2 या 3 mm कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वही रिट्रैक्ट अमाउंट 5 mm। तो ये आपका टूल, ठीक है, वही हम इसको वापस सिमुलेट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से काटना चालू करेगा, देखिए कटिंग करता हुआ नीचे जाएगा टूल और इस तरीके से एंटर करेगा, जिसको आप टॉप व्यू में देखेंगे तो ये देखिए सर्कल मिल हो रहा है इस तरीके से, ऑफ कोर्स 0.5 छोड़ता जा रहा है, ठीक है। ये अभी एंटर कर रहा है, लास्ट में जाके इसमें पूरे में घूमेगा इस तरीके से कटिंग करता हुआ। क्लियर हो गया आपको? और इसको अगर हम सिमुलेट करके देखना चाहें तो हम ऐसे भी सिमुलेट भी कर सकते हैं इसे। आपको अगर 3D में देखना है इस चीज़ को कि भाई 3D में ये कैसा दिखेगा, तो मैं आपको 3D में बता देता हूँ। कोर्स पहला ऑपरेशन फेसिंग होगा, दूसरा कंटूरिंग होगा, और तीसरा ऑपरेशन आपका सर्कल मिल होगा। तो हम थोड़ी स्पीड स्लो कर देते हैं वापस, ठीक है। ये आपकी फेसिंग हो चुकी है और कंटूरिंग चल रही है, स्पीड हम थोड़ी फास्ट कर देते हैं ताकि कंटूरिंग जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, लास्ट स्टेप में चल रहे हैं हम कंटूरिंग के, ये कंटूरिंग हमारी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सर्कल मिल, देखिए उसने सर्कल इतनी जल्दी बना के खत्म कर दिया। वो जस्ट वहाँ पर हेलिकल मूव करते हुए अंदर उतरा, जैसा हमने पहले देखा था, और यहाँ पर इसने सर्कल बना दिया। तो कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा बनता हुआ पीस, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन है वो बहुत ही इजी ऑपरेशन है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा अभी हमने इसका बाहर का कंटूर बना लिया, फेसिंग कर ली, अंदर का होल बना लिया, अब हमें क्या करना है, जो इसके अंदर का मटेरियल है ये हमें रिमूव करना है। यहाँ पर एक खाली जगह दिख रही है आपको, ये बाउंड्रीज दिख रही है, तो हमें अंदर का मटेरियल रिमूव करना है। अंदर का मटेरियल रिमूव करने के लिए क्या हमने जो ऑपरेशन लिया वो हाई स्पीड है, पूरी हाई स्पीड ये पाथ है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, डायनामिक मिल, इसे हम कहते हैं डायनामिक मिल। ये 2D हाई स्पीड पाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये डायनामिक मिल ऑपरेशन है। सिमिलर तरीके से हम डायनामिक मिल को सेटअप करते हुए जाएंगे पैरामीटर्स में। डायनामिक मिल ऑपरेशन लिया हमने, टूल इसमें वही हमने 10 mm का यूज़ किया है, ठीक है। वापस से कट पैरामीटर्स में कितना स्ट्रोक आपको छोड़ना है, फिर आपको कितने डेप्थ ऑफ कट्स लेते हुए जाना है, ठीक है। लास्ट कट वही 0.5 mm का, 5 mm का डेप्थ कट्स, और लिंकिंग पैरामीटर आपको कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वॉल हमारी पूरी 23 तक नहीं, क्योंकि नीचे भी हमारे पास कुछ थिकनेस है, ठीक है। ये थिकनेस की हम बात कर रहे हैं, ये थिकनेस हमारे पास, ये थिकनेस। तो कंटूरिंग तो हमारी यहाँ तक थी, लेकिन ये थिकनेस हम कंसिडर करेंगे तो हमें केवल यहाँ तक जाना है। तो इस केस में हम पूरा -20.5 तक हमने वैल्यू ली है, और इसको कट करते हैं हम इस तरीके से जाएंगे। तो मैं आपको इसका भी सिमुलेशन दिखाया था, ये किस तरह से कट करता है। ऑफ कोर्स पहले फेसिंग होगी, इसके बाद कंटूरिंग होगी इसकी। हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऑपरेशन है जो हम अभी कंसिडर कर रहे थे। अंदर का मटेरियल जो काट रहा है वो इस तरीके से काटेगा, ठीक है। ये हमारी बाउंड्री है, हमने कहा था ये इसका फेस है, तो इसके अंदर का मटेरियल हमें हटाना है सारा का सारा अनवांटेड। तो हमने इसके लिए टूल को सेटअप किया। तो टूल ये हमारा अंदर का मटेरियल काटता हुआ निकल रहा है धीरे धीरे इस तरीके से। ये डायनामिक मिल टेक्नोलॉजी है जो मास्टर जो कंपनी है उसकी अपना खुद का ट्रेडमार्क है। वो इस तरीके से इस टूल पाथ को उन्होंने डिजाइन किया है सॉफ्टवेयर के अंदर कि जो आपका चिप लोड है, मतलब जो आप चिप्स काट रहे हैं वो यूनिफॉर्म थिकनेस ही कटे हैं, इसलिए इसे हम डायनामिक पाथ कहते हैं, डायनामिक टूल पाथ कहते हैं। तो आपका डायनामिक का मतलब क्या होता है, फोर्स से रिलेटेड। डायनामिक मतलब फोर्स होता है, तो यहाँ पर आपका जो टूल पे फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसे डायनामिक टूल पाथ कहते हैं। तो जितने भी मास्टर के डायनामिक वाले टूल पाथ हैं उन सब पे जो आपका टूल पे लोड आता है वो कांस्टेंट आता है। तो ये इनकी खुद की टेक्नोलॉजी होती है, इनकी एल्गोरिथम्स होती हैं जो टूल खुद से डिजाइन करते हैं। बस आपको ये बताना पड़ता है कितना एरिया आपको क्लीन करना है, कहाँ तक जाना है, और कितनी फीड और स्पीड से जाना है। बाकी वो खुद से डिसाइड करता है कि कैसे उसको मेटल काटना है। अब देखिए वो खुद से अपना डिसाइड कर रहा है पूरा कि मुझे यहाँ से घूम के मेटल काटना है, यहाँ पर थोड़ा कम घूमना है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा घूमते हुए काटना है, इस तरीके से खुद से डिसाइड करता है पूरा। तो ये इसकी डायनामिक मिल टेक्नोलॉजी है। लास्ट में अगर इसको थोड़ा फास्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपका वर्क पीस बन गया लगभग सब। अब इसमें जो एक चीज बाकी रह गई है वो है हमारा लास्ट ऑपरेशन जो हमारा बाकी रह गया है, ठीक है। यहाँ पर एक आपको एक छोटी ऑपरेशन दिख रही होगी ये वाली, ठीक है। हमने जो कंटूर काटा है वो कंटूर हमारा यहाँ से चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटी सी स्टेप काटनी है,
ठीक है, क्योंकि ये कंटूर यहाँ पर खत्म हो गया था, हमारी आउटर बाउंड्री यहाँ है, लेकिन ये एक छोटी सी स्टेप है इसके ऊपर, तो हमने नेक्स्ट ऑपरेशन स्टेप को काटने के लिए लगाया था इसमें, जिसे हम कहते हैं कंटूर। ये सिंपल कंटूर है, हमने यहाँ पर क्या किया, सिंगल एक लाइन ली है, मैं आपको बताता हूँ कैसे टूल चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सिंगल लाइन ली है और टूल को बताया कि अब आपको उसको लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ से जाना है। तो टूल जब भी इस लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ से जाएगा तो मेटेरियल यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मैं आपको सिमुलेशन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से टूल चलेगा। फिर हम एट लास्ट सारे वर्क पीस एक साथ सिमुलेट करेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस ऑपरेशन को, और यहाँ पर यहाँ पर सिमुलेशन टूल इस तरीके से आएगा और इस तरीके से कुछ चलेगा। देखिए टूल एंटर हुआ और ये सिंपल इसको सिंगल काटता हुआ निकल जाएगा। जैसे आप फ्रंट से अगर इसको देखेंगे तो देखिए टूल आ रहा है, ये देखिए टूल आ रहा है और इस वॉल पे टच करता हुआ काटते हुए बाहर जाएगा इस तरीके से। इसको अगर हम वापस टॉप से देखेंगे तो देखिए ये टूल आया आपका और यहाँ से पूरा इसको टच करते हुए, लाइन को टच करते हुए काटता हुआ यहाँ से निकल जाएगा, और ये सारी स्टेप्स में इक्वल कमांड फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये भी एक कंटूर ऑपरेशन है। कंटूर ऑपरेशन क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि टूल यहाँ से ऐसा चले, इस प्रोफाइल को फॉलो करते हुए चले। तो जहाँ भी हम प्रोफाइल डिफाइन करते हैं उसको हम कंटूर ऑपरेशन कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो ऑपरेशन है, काफी लोग थक गए होंगे तो देखिए ये होल्ड करके रखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। यहाँ पर आपको थ्रेड टाइप के दिख रहे होंगे। ठीक है, ये एक्चुअली टेप होल्डर है, तो टेप को काटने के लिए यहाँ पर हमने थ्रेड्स बनाए। ठीक है, तो अगर आपको थ्रेड दिख रहे होंगे तो थ्रेड को काटने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो थ्रेड टूल मैंने आपको इनिशियली बताया था कि थ्रेड टूल का हम यूज क्यों कर रहे हैं, वो थ्रेड टूल का यूज यहाँ पर है। ठीक है, हम थ्रेड टूल का यूज कर रहे हैं, उसके अंदर दांत बने होते हैं, उससे हम ये टीथ यहाँ पर काटेंगे। ठीक है, तो थ्रेड टूल को डिफाइन हमने सिमिलर उसी तरीके से थ्रेड टूल को डिफाइन किया जाता है। पैरामीटर्स पे जाएंगे तो हमने थ्रेड में ले लिया यहाँ पर। ठीक है, टूल हमने यूज किया जो हमने थ्रेड टूल देखा था लास्ट टाइम। ठीक है, सिमिलर कट पैरामीटर इस तरह कुछ थ्रेड टूल दिखता है, तो हमें कट पैरामीटर डिफाइन करने पड़ते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिव टीथ कितने हैं। आपको जो थ्रेड टूल इसके अंदर कितने टीथ्स हैं, उनकी पिच कितनी, पिच होता है इनके टीथ के बीच का डिस्टेंस, भाई यहाँ के इस एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये पिच हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सारे पैरामीटर से आप डिफाइन करेंगे। लीड इन लीड आउट मैंने आपको बता ही दिया था, कहाँ से एंटर करना है, किधर एक्सिट करना है। ठीक है, उसके बाद में लिंकिंग पैरामीटर्स कहाँ तक जाना है, तो हमें -20.5 तक जाना है काटते हुए, मतलब इस डायरेक्शन तक जाना है। तो ये सारे पैरामीटर जब हम डिफाइन कर देते हैं उसके बाद में आपका थ्रेड टूल, ठीक है, ये रीजनरेट मांग रहा है। देखिए वापस से क्रॉस का साइन आया तो रीजनरेट मांग रहा है, तो आपको रीजनरेट कर देना, रीजनरेट डर्टी ऑपरेशन। तो वो क्लियर हो गया वापस से। ठीक है, अब आप वापस इसको सिमुलेट करेंगे तो ये आपका थ्रेड टूल आ गया। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा थ्रेड टूल कैसे आ रहा है। ठीक है, तो जैसे इसको आप रन करेंगे तो थ्रेड टूल पहले आपका नीचे तक आएगा, पूरा रन मूव करता हुआ, फिर ये अंदर की तरफ फीड लेके इसको कट करेगा। तो देखिए ये अगर इसको हम टॉप से देखें तो ये पहले नीचे तक जाएगा ऐसे घूमता हुआ, फिर ये बाद में अगर इसको एडिशनल काटना है तो उसके अंदर फीड लेके अंदर कट करेगा। अब देखिए घूम के कट कर रहा है, तो लग रहा होगा कि घूमता हुआ कट कर रहा है। तो अब देखिए इसने एक बार घूम करके कट किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम अमाउंट हमें काटना है, तो इसने एक बार कट किया और वापस से ऊपर की तरफ उठ गया, वैसा ही घूमता हुआ, ताकि थ्रेड्स हमारे डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये घूमता हुआ उन्हीं थ्रेड्स को फॉलो करता हुआ वापस ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये हमारा थ्रेड टूल पाथ है, हमने देखा इसमें। अब हम टोटल टूल पाथ्स को सिमुलेट करके देख लेते हैं एक साथ, ये वर्कपीस कैसा दिखेगा। ऑफकोर्स ये फाइनल स्टेप है आपका। तो यहाँ पर आपका ये स्टॉक ये था, स्पीड हम थोड़ी सी मीडियम कर देते हैं, और ये हमारा ऑपरेशन। तो ये पहला ऑपरेशन फेसिंग कंप्लीट, ये हमारा कंटूर चल रहा है, तो कंटूर ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। ये कंटूरिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपका ये सर्कल मिल जो आपका होल बना था, उसके बाद में आपने जो अंदर का मेटल हटाया था, क्योंकि आपको यहाँ पर टेप लगानी है तो आपको अंदर का मेटल हटाना पड़ेगा। तो ये अंदर का मेटल हटाने वाला ऑपरेशन जो था आपका डायनामिक, जैसा आपको बताया डायनामिक टूल पाथ क्या होता है मास्टर गेम के अंदर। तो ये अपना डायनामिक आपने हटाया, यहाँ पर सारा मेटल हट गया यहाँ पर। इसके बाद में हमारा जो ऑपरेशन था वो कंटूर वाला चलेगा। तो कुछ टूल यहाँ पर मूव करेगा, उसके बाद इस जगह पर आप देखेंगे इस जगह पर टूल मूव करेगा। तो थोड़ा ये लेंथी प्रोसेस होता है डायनामिक, इसको लगने में मशीन पर भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेटल हमें रिमूव करना है। तो इसमें हम थोड़ा केयरफुल रहते हैं इस प्रोसेस को डिसाइड करते हो कि भाई टूल जो लेंथ है, टूल की कटिंग लेंथ है वो एप्रोप्रिएट रखनी पड़ती है हमें फ्लूट्स की, ताकि टूल ऊपर से ना टकरा जाए। होल्डर लेंथ है वो डिसाइड करनी पड़ती है। ये सारे पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं। और ये हमारा लास्ट फिनिशिंग कट है, जो हमने 0.5 mm का छोड़ा था, तो टूल हमारा लास्ट फिनिशिंग कट लेता हुआ जा रहा है। देखिए पहले इसने 5 mm के डेप्थ ऑफ कट लिए थे, अब ये 0.5 mm का डेप्थ ऑफ कट है लास्ट वाला। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में कंटूर, और ये हमारा थ्रेड चल गया। तो देखिए जो आपका थ्रेड टूल है वो चल के निकल चुका है, क्योंकि स्पीड हमारी थोड़ी ज़्यादा थी, तो ये थ्रेड आपके बन गया यहाँ पर कटिंग, जो हमें दिखा नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा लगभग पूरा वर्क पीस बन के तैयार हो गया है। ठीक है, एग्जिट सिमिलर। तो ये इसी चीज़ का मैंने स्टार्टिंग में प्रोग्राम बना के
जो हमने यहाँ से प्रोग्राम इसका सेटअप किया था, जो ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मशीन क्या है कि वो ये सब नहीं समझती कि आपको टूल को यहाँ से लाना है, इधर लाइन देनी है, वहाँ लाइन देनी है, तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से किया है, ये हमारे लिए ईजी है, लेकिन मशीन इस लैंग्वेज को समझती है। तो मास्टर गेम आपका काम कैसे ईजी करता है, या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आपका काम कैसे ईजी करती है कि वो सॉफ्टवेयर के टर्म्स में जो आप समझते हैं बहुत ईजी तरीके से, उसको क्या करती है, डायरेक्टली मशीन की लैंग्वेज में इनपुट कर देती है। अदरवाइज क्या करना पड़ता है आपको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ती, और ये देख के ही आपको नींद आ गई होगी कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आधे लोग सो जाएंगे इसको देखते हुए, पढ़ते हुए, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ही स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने काम को ईजी बनाएं, क्लाउडिंग यूज करें, IoT यूज करें, ताकि मशीन ज़्यादा से ज़्यादा कम करे, मतलब ह्यूमन टेंशन कम हो जाए, मशीन पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो ये जी कोड्स हमने मशीन में ट्रांसफर किए थे, हमने सेव किया था, आपने लास्ट टाइम देखा था। तो इन्हीं जी कोड की मदद से वहाँ पर जो मशीन चल रही थी, उसमें ब्लैक स्क्रीन आ रही थी, उसमें जो कोड चल रहे थे वो यही सेम कोड्स हैं। तो यही कोड आपकी मशीन पर रन हो रहे थे, इसके हिसाब से मशीन सारा प्रोसेस कर रही थी, हमने यहाँ से उसको इंस्ट्रक्शन करते हुए भेजा था, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में मैं आप लोग अगर कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन हम रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी आप देखना चाहें तो हम क्वेरी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको देखना चाहिए कि बनने के बाद हमारा वर्क पीस कैसा था। देखिए ये हमारा वर्क पीस था जो हमने वहाँ पर बनाया था मशीन के अंदर, आपको दिख रहा होगा वर्क पीस, सिमिलर वैसा ही वर्क पीस है, ठीक है। देखिए अंदर से हमने काटा था, डायनामिक कंटूर वाला ये ऑपरेशन किया था, ठीक है। ये वर्क पीस के हमारे टीथ्स हैं, जो आपको टीथ क्लियरली दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये इस पर टीथ लगे हुए हैं जहाँ से हमारी टेप लगेगी, ठीक है। ये हमारा एक सिंगल पार्ट है, और ये हमारा स्टेप कंटूर है, इस पर हमने स्टेप काटी थी, ये स्टेप आपको दिख रही होगी, छोटी सी स्टेप। तो सिमिलर पार्ट आपको दिख रहा होगा, एक्जैक्टली वैसे पार्ट बन गया जैसे हमने डिजाइन किया था, तो बहुत ईजी है। अब इसका इंस्टॉलमेंट हम कैसे करते हैं, ये एक पार्ट है जो एक बेस होल्डर है टेप के लिए, तो हमने टेप यहाँ पर फिट की, ठीक है। ये टेप हमने फिट की, और स्टेप को निकाल के बाहर यहाँ पर लगा दिया हमने। और ये जो कैप है ये एडिशनली हमने डिजाइन की थी, आपको हमने डिजाइन करना बताया नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसका एक पार्ट मैंने डिस्कस किया था टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो कैप यहाँ पर फिट हो जाती है, इसकी वजह से टेप बाहर नहीं आती है। तो ये कंप्लीट टेप होल्डर पार्ट है, ठीक है। अब इस तरीके से हम इस टेप को बाहर निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर करके देखिए टेप आपको दिख रही होगी दीवार, ठीक है। अब यहाँ पर जाके इस टेप को इस तरीके से हम कट कर लेंगे, ये टेप हमने काट लिया इसमें से। तो एक यूजेबल पार्ट है, इस तरीके से आप अपना खुद का पार्ट डिजाइन करके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बहुत इजीली। आपको कुछ भी हार्ड एंड फास्ट सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी कोर्स है, ठीक है। तो आपने देख लिया पार्ट, तो अब अपने क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, पुट अप कर सकता है क्वेश्चंस।